भारत जो है बेटा क्या था, एक कॉलोनी था, जर्मनी एक कॉलोनी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटेन का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बढ़ गया। तो देखिए चंपारण के अंदर एक बड़ा तगड़ा इंडिगो प्लांटेशन का सिस्टम चलता था, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि हम तो नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे, हड़ताल के साथ स्टार्ट किया जाएगा। रैलियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं, लोग हड़ताल पे चले गए हैं, रेलवे वर्कर काम बंद कर गए हैं, सिविल सर्विसेज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे काउंसिल हो, सबका पूर्ण रूप से बॉयकॉट करना है। तो तिरंगा झंडा कैरी करना, उसको होल्ड करना है ना, आंदोलनों के थ्रू, मार्चेस के थ्रू। एंशिएंट टाइम्स के पुराने जमाने में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। और ये सारी बातें हमको जो है कौन आकर के इंफीरियर फील करा के गया, ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला यार तुमने कुछ नहीं किया, वो काम भला क्या काम हुआ जो चंद्रशेखर आजाद ना हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो भगत सिंह की याद ना हो। जब भी इस तिरंगे की तरफ नजर जाती है, बस एक ही बात याद आती है कि वो जमाना यार कैसा रहा होगा जब ब्रिटिशर्स एक ऐसे देश के ऊपर आके कब्जा कर लेते हैं जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहते थे। एक ऐसा देश जो जाना जाता था दुनिया में अपने रिचनेस के लिए, चाहे वो कल्चरल रिचनेस की बात हो, चाहे वो वेल्थ की बात हो, चाहे वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स की बात हो। और एक ऐसे देश को जब एक यूरोपियन पावर आके गुलाम करती है, और तब शुरू होता है वो संग्राम जिसने कई सालों बाद आप देखोगे भारत को कराया आजाद। तब बस यही बात से याद आती है यार कि क्या समय रहा होगा वो, क्या टाइम रहा होगा वो, और क्या स्ट्रगल्स रहे होंगे वो जिन्होंने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। स्वागत है सभी बच्चों का वापस से फिजिक्स वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल। बहुत सारे बच्चे शायद जानते होंगे, या बहुत सारे बच्चों से मैं शायद पहली बार मिल रहा हूं, ठीक है। तो उड़ान वाले बच्चे खासकर जानते हैं सर को कि आप मेरे साथ बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं सोशल स्टडीज के अंदर। और पिछले 2 साल में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनसे बातचीत हुई है, उनसे वार्तालाप हुए हैं, बहुत सारी टॉक्स हुए हैं, बहुत सारी मजेदार बातें हुई हैं, बहुत सारी पढ़ाई हुई है। और बच्चों ने बहुत बढ़िया किया, बहुत जबरदस्त किया है ना, बिकॉज बच्चे हैं ही हमारे सुपर। और बस कुछ बच्चों का एक क्वेरी था कि सर ये जो हम पुराना सिलेबस है ना, ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम लोग थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। और इसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको पता है कि पीडब्ल्यू के पास कुछ ना कुछ तो मैजिकल सोल्यूशन होता ही है। और जैसे हर साल हम लोग माइंड मैप्स करते हैं, इस साल भी बेटा हम लोग माइंड मैप्स कर रहे हैं। एक बेहतरीन सीरीज माइंड मैप्स की चल रही है, और इसी सीरीज में एक और माइंड मैप लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो उम्मीद है पीछे जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है, खुशियों से एकदम बढ़िया तरीके से हमारे देश की खामियां, हमारे देश की परेशानियां है ना, जैसे खत्म हुई, उन सब की दास्तां बयां कर रहा है। हमारे देश के जो नए एस्पिरेशंस हैं उनको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं दोस्तों। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आई होप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे बेटा। तो माइंड मैप का जो होल आइडिएशन होता है वो ये नहीं होता कि चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है, नहीं। माइंड मैप का सिंपल आइडिया होता है कि आप बच्चों को बहुत क्विक तरीके से कम समय के अंदर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराना, सो दैट कोई बच्चा अगर भूल गया है, कंसेप्ट गजरी बन चुका है यार, तो उसको फटाफट से याद आ जाए कि अच्छा ठीक है सर ने ये पढ़ाया था, मैम ने ये पढ़ाया था स्कूल में, ये है इस चैप्टर के अंदर। तो इससे होगा क्या, अगले 30-40 मिनट तक हम लोग फटाफट से कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ बातों को करेंगे, पॉइंटर्स पे बात करेंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट। बिकॉज डिटेल तो यार लेक्चर में होता ही होता है, वन शॉट्स के अंदर होता है, मैराथन के अंदर होता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ मेजर पॉइंटर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सा माइंड मैप, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं फटाफट से। तो आई गेस नाम तो अभी तक जान चुके होंगे ना, तो जिनको नहीं पता दोबारा बता दूं, दिस इज योर मेंटर, योर फ्रेंड, योर गाइड कुणाल दिस साइड, एंड वेलकमिंग बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू, ठीक है। चलिए तो फटाफट से देखो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हमारा बेहतरीन सा टॉपिक, दैट इज तो खांसी आ जाती है थोड़ी सी, बच्चे याद कर लेते हैं ना, ठीक है। चलो तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा बढ़िया टॉपिक, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब भारत के अंदर ये जो फीलिंग है नेशनल स्ट्रगल की, कि हमें क्या करना है, अपने देश को आजाद कराना है ना, हमें क्या करना है भैया, एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाना है, ये क्या तुम्हें लगता है एक दिन में आ गई थी? अरे नहीं भाई, ये फीलिंग को बनाने में बहुत समय लगा। अब ये कैसे हुआ आइए समझते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। अब नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर जो लोग थे वहां अलग अलग पार्ट्स के यूरोप में, उनके अंदर एक बड़ी कॉमन सी फीलिंग थी, और वो क्या था, एक नेशन स्टेट को क्रिएट करने की। यानी
सिंपल सी भाषा में समझे तो एक ऐसा इलाका बनाना जहां पे रहने वाले लोगों के बीच में कुछ कॉमन बॉन्डिंग हो, जैसे उनकी भाषा कॉमन हो, उनका रहने का तरीका एक जैसा हो, मिलता जुलता हो, पहनने का, खाने का, ओढ़ने का तरीका काफी मिलता जुलता हो, और साथ ही साथ जो राजा उनको रूल करे या जो भी उनका लीडर हो वो भी उनके साथ एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन बना के रखे। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स को हम कहते हैं नेशन स्टेट, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जर्मनी आपको दिखता है। ठीक है, जब जर्मन नेशंस यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाते हैं जर्मनी, राइट। जर्मन स्टेट्स उस टाइम पे बहुत सारे क्या हुआ करता था यूरोप में, अगर आपको याद हो बच्चों, कि यूरोप में 39 ऐसे इलाके थे जहां पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, और फिर उन्हीं को यूनाइट करके आप देखेंगे यूनाइटेड जर्मनी क्रिएट होता है, राइट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका। लेकिन क्या ये सेम कंडीशन भारत में अप्लाई होती है? तो आंसर इज, इसके आंसर देखिए बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे समझते हैं? भारत जो है बेटा क्या था? एक कॉलोनी था। जर्मनी एक कॉलोनी नहीं है। आप देखिएगा दोनों में डिफरेंस है, राइट। ये नेशनलिज्म यूरोप जब आप पढ़ रहे थे, आपने इटली के बारे में पढ़ा, आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा, तो उससे और भारत का इतिहास बहुत अलग है। बिकॉज भारत के ऊपर क्या हुआ यार, बहुत सारे यूरोपियन पावर्स आए, उसमें से एक पावर ऐसा था जिसने बड़े लंबे समय तक हमारे ऊपर राज किया, और वो थे भैया गोरे गोरे गाल, सुनहरे बाल, यानी ब्रिटिशर्स। और भैया एक नंबर के नालायक आदमी थे लोग। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ है, जो राष्ट्रवाद का फीलिंग का ग्रोथ है कि अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, एक आजाद देश बनाना है बेटा, इसको हम लिंक कर सकते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अभी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है बच्चे? ऑब्वियस सी बात है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ चलाया गया आंदोलन। सिंपल सी बात है। कॉलोनियलिज्म क्या है? जब कोई बाहर का पावर आके, बाहर का देश आकर के किसी और देश पे अटैक मार के ऐसे कब्जा करके बैठ जाए, अपनी सरकार बना के बैठ जाए, तो उसको हम कहते हैं भैया उसने कॉलोनाइज कर लिया, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट ये जो फीलिंग जगी लोगों के अंदर कि भैया इस बात को अपोज करना चाहिए, आप देखोगे इसी को थ्रू आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप हो गई। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करें लाइक दी अदर कॉलोनी, जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म है उसको आप लिंक करके देख सकते हैं किससे? भाई सिंपल सी बात है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अब जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो उनका स्ट्रगल था कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, उस पूरे प्रोसेस में एक यूनिटी डिस्कवर की। इंडिया में अगर आप देखोगे तो गांधी जी की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस ने अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस को ट्राई किया कि एक साथ एक स्ट्रगल में ला करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया जाए। चलिए अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के बढ़ते हैं, और कहानी आती है वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडिया की। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं हर बार बोलता हूं बच्चों को, भैया ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा 5 नंबर में आ जाता है, कभी 3 नंबर में आ जाता है, कि वर्ल्ड वॉर 1 का भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट था। देखिए वर्ल्ड वॉर 1 की अगर बात की जाए तो डेट्स की अगर हम बात करें बेचा, तो ये कहीं ना कहीं 1914 से लेकर के 1918 तक के बीच में जो है आपकी वर्ल्ड वॉर 1 चली थी। अब जिस जमाने में वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे भारत यानी इंडिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। अब जो ब्रिटिशर्स थे, अगर उनको एशिया वाले इलाकों में बैटल जीतनी है तो बिना इंडियन सपोर्ट के तो पॉसिबल है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इंडिया का तो सपोर्ट लगेगा, तब जाके भैया गोरे गोरे गाल बैटल जीत पाएंगे। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे उस टाइम पे जो भारत के अंदर एक बड़ी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और कांग्रेस के जो नेता थे उस जमाने के अंदर बेटा, वो थोड़े नरम टाइप के थे, मतलब थोड़ा लॉयल टू द ब्रिटिश टाइप, है ना। तो ब्रिटिशर्स अगर आप देखोगे इनको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं भाई। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अगर तुम हमको सपोर्ट करोगे तो हम तुमको थोड़ी बहुत पावर्स दे देंगे। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया पे क्या इंपैक्ट था, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट था। ठीक है, तो नंबर 1, अब अगर आप देखेंगे बच्चों तो वर्ल्ड वॉर 1 ने भारत के लिए एकदम अलग सा ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर दिया। अब जब बात आती है बेटा वॉर लड़ने की, तो वॉर में ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, खर्चा होता है। अभी आप देखिए दुनिया में कितनी सारी जगह बैटल चल रही है, अब बैटल करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो भैया खर्चा तो होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटेन का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो यहां पे बढ़ गया। अब ब्रिटेन खर्चा कहां से ला रहा था, मैनेज कहां से कर रहा था? देखिए दो सोर्सेस थे उसके। नंबर 1, पहला था वॉर के लिए लोन्स लेना। तो ब्रिटेन यहां पे जो युद्ध लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 1, बहुत सारा तो वो लोन्स पे लड़ रहा था। और दूसरा था बेटा टैक्स इंक्रीज करना। तो ब्रिटेन क्या करता था, भारत से बहुत सारे टैक्सेस वसूलता था, बार बार आप देखोगे अपनी रिकवरी करने के लिए, अपना जो उसका खर्च हुआ है उसके चक्कर में टैक्सेस इंक्रीज कर देता था। तो अभी भी वही हुआ कि वॉर जैसे कंटिन्यू होती गई, ब्रिटेन का क्या हुआ, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, खर्चा बढ़ता गया। और इस खर्चे को मैनेज करने के लिए दो ही तरीके थे, या तो लोन ले लीजिए या तो फिर टैक्सेस को इंक्रीज कर दीजिए। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज है, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह आप सामान वगैरह करते हो ना, उसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगते हैं, उन टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, यानी जो लोग सैलरीड लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी इनकम पे भी टैक्स लगा दिया गया। अब अगर आप देखोगे ये वो समय था जब बैटल एकदम फुल ऑन मोड पे थी, है ना, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी भैया वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो एज अ रिजल्ट
यहां पे क्या होता है, बैटल्स के चलते, वॉर के चलते चीजों का दाम हो जाता है बहुत महंगा। जब कभी भी बेटा युद्ध होता है किसी इलाके में, कभी भी जब बैटल होती है, तो आप देखोगे किसी भी कंट्री का सारा फोकस उस बैटल को जीतने में लग जाता है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जो बाकी आपकी इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, वो तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे, बिकॉज आपका फोकस वहां है ही नहीं, आप उनको बेटर बनाने के लिए कुछ काम ही नहीं करोगे। अब सेम चीज क्या होगा उसकी वजह से, कि जो सामान है आमतौर का जिंदगी में, जो आपको बेसिक चीजें चाहिए, खाना पीना कपड़ा वगैरह, ये सब क्या होगा, महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया में आप देखोगे तो यही होता है। 1913 से अगर आप 18 तक का समय निकालेंगे तो सामान का दाम ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो प्राइसेस क्या हो रहे हैं बेटा, यहां पे सुपर इंक्रीज होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आम आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी। जो आम आदमी है, जो बेसिक थोड़े बहुत पैसे कमाता है बेटा, अभी वो बेसिक नीड्स को भी मैनेज नहीं कर पाएगा। फिर क्या होता है, गांव वगैरह के अंदर क्या किया जा रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट। अब अगर आप बैटल लड़ते हो भाई, अगर आप यहां पे वॉर लड़ते हो, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको गोली बंदूक तो चलाना पड़ेगा, है ना। और गोली बंदूक चलाओगे, तुम गोली मारोगे तो बेटा सामने वाला भी मारेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि अपनी बॉलीवुड वाली मूवीज है कि तुम ऐसा केला लेकर एक को फेंक के मारो 5 लोग मर जाए, पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो वहां पे तो हो रही एकदम हैंड टू हैंड वाली बैटल। सोल्जर्स मरेंगे, सोल्जर्स मरेंगे बेटा, शहीद होंगे, तो उनको रिप्लेस करना भी पड़ेगा आपको। तो एज अ रिजल्ट क्या था, कि भारतीय गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे, जबरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, कि गांव वगैरह के अंदर गुस्सा बड़ा खतरनाक बढ़ गया। ये गोरेगाल ऐसे हमको ले जा रहे हैं, बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे गांव वगैरह के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जा रहा है, किस चीज को लेकर के, फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी जबरदस्ती आर्मी के अंदर भर्ती करने को लेकर के। अच्छा, अब क्या हुआ, कि कहते हैं ना कभी कभी गरीबी में आटा गीला होना, तो बिल्कुल वही वाली बात है, कि 1918 से 19 तक का जो समय है, और 1920 से 21 का जो समय है, भारत के कई सारे इलाकों में फसल आपकी खराब हो गई। उसके कई रीजंस थे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे। फिर उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो भारत में एक बड़ी तगड़ी बीमारी फैली हुई थी, वो थी इन्फ्लुएंजा की बीमारी। तो एक वायरल डिसीज थी, है ना, जिसने भारत के कई सारे इफेक्ट्स लाइक प्लेसेस को इंपैक्ट किया था। तो एज अ रिजल्ट अगर आप सेंसस उठा के देखेंगे 1921 का, तो करीब 12 से 13 मिलियन लोग यहां पे निकल लिए थे भैया, मर गए थे। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एपिडेमिक और फेमाइन, सूखा, खाने के लिए नहीं है, क्रॉप्स खराब हो चुके हैं, बीमारी फैली हुई है। तो इंडियन जनता की जो हालात है बाय द टाइम वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। और ऐसे समय में अगर आप देखोगे तो इंडियन जनता को चाहिए कुछ सॉल्यूशंस, उनकी प्रॉब्लम्स के, उनको खाने के लिए चाहिए, उनका बेसिक नीड है, बीमारियां दूर होनी चाहिए, सरकार यहां पे सपोर्ट करे। तो ये एक बेसिक नीड है जो भारतीय जनता यहां पे डिमांड कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी नीड्स को एक्चुअल में दिलवाएगा कौन? क्या आपके पास कोई ऐसा नेता है, क्या आपके पास कोई ऐसा लीडर है जो इन लोगों के दुख दर्द को, पीड़ा को यहां पे क्या कर सके, आगे लेके जा सके, इनके हक के लिए फाइट कर सके, इनके राइट्स के लिए फाइट कर सके? और अब आप देखोगे तो 1914 तक जो इंडियन पॉलिटिक्स है, नो डाउट हमारे पास बहुत सारे नेता थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था मामला, थोड़ा बहुत बेनिफिट्स भी मिल जा रहा था। लेकिन एक वो होता है ना कि सामने से आकर ये लीड करना, ऐसा सामने से मैं खड़ा होकर के लीड कर रहा हूं किसी टीम को, ठीक है, तो वो वाला लीडरशिप अभी मिसिंग था। अब वो लीडरशिप कैसे आता है, देखिए समझिए। अब आता है भैया रिटर्न ऑफ गांधी जी एंड सत्याग्रह। तो भैया गांधी का सत्याग्रह एकदम वाइड, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, ठीक है। तो अभी क्या है, गांधी जी रिटर्न बैक मारते हैं कब, 9 जनवरी 1915 को। इसको हम लोग आज प्रवासी भारतीय दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो क्या होता है कि 9 जनवरी 1915 को अपनी गांधी जी जो है वापस आ जाते हैं। कहां से वापस आते हैं दोस्तों, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह का मेथड यूज करके वहां की जो रेसिस्ट सरकार थी, मतलब जो भेदभाव करती थी कलर के बेसिस पे लोगों के साथ, उसके अगेंस्ट बड़ा तगड़ा फाइट दिया था। गांधी जी का किस्सा सुना है ना तुमने, गांधी जी एकदम बढ़िया सूट वूट पहन करके जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे, कहा कंपार्टमेंट में, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट साउथ अफ्रीका में। अब जो है भैया कंडक्टर आया, कहता गांधी जी बाहर निकलो, आपका कलर जो है डार्क है, ब्राउन मुंडे हो आप, ठीक है। तो गांधी जी को लगा यार तो बड़ा इंसल्टिंग है, मैं तो टिकट भी लेके बैठा हूं, है, मैं सूट वूट पहन के बढ़िया से बैठा हूं, ये कह रहा आप ब्राउन मुंडे हो, नहीं बैठ सकते, बाहर निकलिए आप, ठीक है। तो क्या है, गांधी जी बाहर निकाल दिया गया। अब गांधी जी ईगो हर्ट हो गए, कह यार देखो ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, हमारे भाइयों के साथ हो रहा है गलत, अब हम करेंगे आंदोलन। कौन सा वाला, सत्याग्रह वाला। तो जो सत्याग्रह नॉन वायलेंस का आइडियोलॉजी आप देखोगे दोस्तों, तो वहां से पॉपुलर होना स्टार्ट होता है। अच्छा, अब क्या है, गांधी वापस आए। गांधी को और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे भारत में, उन्होंने एडवाइस किया कि आप एक काम करिए, अफ्रीका से वापस आइए इंडिया और यहां की पॉलिटिक्स में थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। तो गांधी भाई साहब 1915 में वापस आ जाते हैं। अच्छा, आने के बाद अगर आप देखोगे तो गांधी का लॉजिक सिंपल था कि पहले उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि देश में चल क्या रहा है। तो अगले 2 साल आप मान के चलिए 1915 से 17 तक गांधी क्या करते हैं, पूरा इंडिया ट्रेवल करते हैं, बढ़िया घूमते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत परेशानी है। और अगर आप देखोगे तो गांधी के फाइट करने का तरीका बहुत अलग था।
गांधी AK-47 लेके फाइट नहीं करते थे, उनका ये नहीं कि भैया गन से उड़ा दूंगा, बम से उड़ा दूंगा, ऐसा वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो गांधी का सिस्टम था सत्याग्रह का। अब सत्याग्रह ना बहुत डिसेंट मेथड ऑफ फाइटिंग, आप ऐसा समझ लीजिए, बड़ा नोबल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश है। गांधी कहते थे कि आपको अगर किसी के अगेंस्ट लड़ना है तो उसके लिए अग्रेशन या फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप पीसफुल तरीके से आंदोलन करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए भी अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ आप लड़ सकते हैं। गांधी का सिंपल लॉजिक था कि जो आपके साथ गलत करता है आप उसको रियलाइज करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार। आपको तुमको कोई गाली देके चला जा रहा है, ससुरा गाली देके चला यार तुमको, ठीक है, तुम गुस्से में आ जा रहे हो, अच्छा गाली कैसे दिया अभी बताते हैं तुमको, तो ये नहीं करना। गांधी जी कह रहे बेटा तुमको गाली देके जा रहा है, कहो कोई बात नहीं, दोबारा दो, ठीक है, दोबारा देके जाएगा, तुमको होगा अरे भैया मजा नहीं आया, एक और बार दो। तो आदमी जब 10-12 बार तुमको दे देगा गाली तो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा भैया, वो कहेगा यार गजब आदमी है, इसको तब से मैं गाली दिए जा रहा हूं, ये आदमी जो है मतलब सुने जा रहा, सुनी जा रहा, सुनी जा रहा, लास्ट में पूछ लेगा तुमसे भैया क्या चाहते हो, ठीक है। तो गांधी जी का आइडियोलॉजी समझना तुम, कि तुम तब तक रिक्वेस्ट करो सामने वाले से, उसको समझाओ कि भैया जो तुम कर रहे हो गलत है, और वो एक टाइम आएगा कि वो रियलाइज करेगा इस बात को, तुम्हारे साथ गलत करना छोड़ देगा। सो दैट आइडियोलॉजी इज कॉल्ड एज सत्याग्रह। आई बात समझ में, सत्य के लिए आग्रह, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहां पे दो बातों पे एकदम स्ट्रेस डाला गया था कि भैया सच्चाई को फॉलो करना है और नॉन वायलेंस, अहिंसा को यूज करना है। तो सत्याग्रह क्या है, मॉरल फोर्स है। दूसरी बात, ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब आप बहुत डर डर के किसी चीज का विरोध कर रहे होते हैं। अब कई लोगों ने कहा कि देखिए सत्याग्रह में आप किसी के ऊपर हाथ तो उठा नहीं रहे, आप किसी पे हथियार तो चला नहीं रहे, तो ये तो पैसिव रेजिस्टेंस है, ये कैसा रेजिस्टेंस हुआ? रेजिस्टेंस मतलब विद्रोह करना। तो गांधी ने कहा देखिए ऐसा है, सत्याग्रही बनने के लिए आपको चाहिए बहुत तगड़ी फोर्स, आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, इट्स अ मॉरल फोर्स। यहां पे पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज सत्याग्रही बन करके सामने खड़े होना, इनजस्टिस को फेस करना नीड्स एक्टिव पावर, ठीक है। तो इसलिए सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस फोर्स नहीं कह सकते। तो अभी क्या है कि गांधी जी का ये आइडियोलॉजी था फाइट करने का। अब सवाल उठता है कि आइडियोलॉजी भी है, लीडर भी है हमारे पास, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां किया जाए? अब ये इस्तेमाल करने की बारी आ गई। तो गांधी के स्टार्टिंग पॉलिटिकल करियर्स की बात करें भारत में, तो 3 ऐसे मूवमेंट्स है भैया जो ओपी लेवल के हैं, बहुत बढ़िया, जहां पे गांधी ने एकदम धूम मचा दी, ब्रिटिशर्स की नींद उड़ा दी, ठीक है। चलो नींद उड़ाई किसने, गांधी ने हो सनम हो। तो अगर आप देखोगे तो भैया गांधी जी ने उड़ा दी ब्रिटिशर्स की नींद। अब क्या होता है मालिक, पहले मूवमेंट की बात करेंगे, दैट इज चंपारण बिहार 1917। तो देखिए चंपारण के अंदर एक बड़ा तगड़ा इंडिगो प्लांटेशन का सिस्टम चलता था, ठीक है, उसे हम कहते हैं 3 गठिया सिस्टम। अब यहां पे होता क्या था, जो यूरोपियन थे, यूरोपियन प्लांटर्स, चालाक लोग है ना, तो ये लोग क्या करते थे, इनके बड़े बड़े प्लांटेशन थे, ठीक है, या कई बार ऐसा भी करते थे, जो हमारे किसान होते थे उनको कहते थे भैया एक काम करो, ये है जमीन, इसको आप ले लीजिए थोड़ा एडवांस पेमेंट्स पे, और इसके 3/20 पार्ट पे जो है इंडिगो एक क्रॉप होता है, उससे नीले कलर का रंग बनता है, कपड़ा वगैरह रंगते हैं उससे, बहुत बढ़िया डिमांड था उसका इंटरनेशनल मार्केट में। तो 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड पे कहा जाता है कि आप इंडिगो ग्रो करके हमें बेच दो, ठीक है। तो सस्ते में खरीद के ये लोग महंगे में बेच के पैसा कमाते थे बढ़िया इंटरनेशनल मार्केट में। अब क्या हुआ कि जर्मनी ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल कलर बना लिया, और उसका इंपैक्ट बिल्कुल इंडिगो जैसा था, लेकिन उसका दाम बहुत कम था। तो ये यूरोपियन वाले लोगों को बहुत हो गया घाटा। अब भैया घाटा हुआ तो रिकवर कहां से करेंगे, तो रिकवर करने आ गए इंडियन किसान के पास। तो इंडियन किसान को जो है परेशान करने लगे, उनसे रेवेन्यू मांगना, जबरदस्ती का टैक्सेस मांगना, इस तरीके से बहुत परेशान हो गए, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि भैया चंपारण में जो किसान है आवाज लगाता है गांधी जी को, उनको समझ में आया कि जो गांधी जी हैं बढ़िया हमको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो फिर गांधी वहां जाते हैं, बातचीत होती है, लंबा दौरान मतलब ठीक ठाक उनका स्ट्रगल चलता है अपना। उसके बाद आप देखोगे जो 3 कथिया सिस्टम या इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम है, इसे अबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा, अब कहोगे सर आपने 1918 लिखा है, सर एनसीईआरटी में तो 1917 लिखा हुआ है, सर ये क्या माजरा है भाई? तो देखिए 1918 जो बेटा है ना, वो करेक्ट डेट है, आप कहीं पे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये करेक्ट डेट है। एक छोटा सा मिसप्रिंट है जो काफी लोग बार आपको लोग बताते ही नहीं है। अगर आप आज से 6 साल पहले का एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो ये डेट सही है वहां पे खेड़ा की। इस बार के एडिशन में चंपारण का डेट सही कर दिया, आप देखेंगे खेड़ा का डेट गलत कर दिया। सो दिस इज द करेक्ट डेट। आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, एग्जाम में एनसीईआरटी रेफर कर देना कि इन एनसीईआरटी इट इज गिवन कि 1917 है, ठीक है, लेकिन आपका जो एक्चुअल डेट है दैट इज 1918, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होगा इस चीज को। अच्छा, अब क्या है कि 1918 की अगर हम बात करें तो 1918 के साल में 2 इवेंट्स हैं, एक अहमदाबाद में, खेड़ा में। अब देखिए खेड़ा की अगर आप बात करोगे, खेड़ा एक जिला है गुजरात के अंदर। अब खेड़ा में क्या था कि गुजरात में 1918 और 1919 का जो समय था, उस बीच में वहां पे 2 चीजें हुई। नंबर 1, पहला तो क्या था कि वहां पे सूखा पड़ा हुआ था, कुछ इलाकों में फेमाइंस वगैरह थे। फिर कुछ इलाकों में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, बहुत ही तगड़ी। प्लेग समझते हो, चूहों से एक बीमारी होती है, ठीक, उस टाइम पे जानलेवा होती थी, आदमी मर भी जाता था, ठीक। तो इससे क्या था कि पूरा गुजरात बड़ा परेशान था। अब ये जो खेड़ा के लोग होते हैं बेचारे, इनके पास एक तो फसल अच्छी नहीं हुई, इनके है ना, सूखा वगैरह पड़ गया, तो इनके पास इतना, और दूसरा बात वो जो प्लेग वाला बीमारी अपना वो भी फैला हुआ है उस पूरे इलाके में, गुजरात के अंदर। तो आप देखो कि बेचारे इन जो हमारे फार्मर्स हैं,
इनके पास ना इतना पैसा ही नहीं है कि बेचारे या तो किराया दे पाए जमीन का या फिर ये जो टैक्सेस वगैरह रेवेन्यू वगैरह वो दे पाए। तो ये इनका डिमांड था कि भैया हमारे रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो गांधी आते हैं, लोकल लीडर्स के साथ मिलकर के सत्याग्रह करते हैं और आप देखोगे कि यहां पे रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया जाता है, राइट। एक और इवेंट साल 1918 में वो है अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद अगर आपको याद हो बच्चों, या अभी भी अगर आप अहमदाबाद के बारे में पढ़ा हो कभी, तो अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर जाना जाता है अपने कॉटन प्रोडक्शन के लिए। वहां पे कॉटन की भाई सारी बहुत सारी मिल्स हैं, फैक्ट्रियां जहां कॉटन का सामान बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये प्लेग का बीमारी फैला हुआ था, ठीक है, तो भैया जो वहां के मिल ओनर्स थे उन्होंने थोड़ा सा लालच दिया किसको, वर्कर्स को, कि आप जो है अगर काम करेंगे हमारे यहाँ करके तो हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, जब प्लेग वेग खत्म हुआ थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो खत्म हो गया सब मामला, अब हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये चल रहा है वर्ल्ड वॉर वाला समय, और वर्ल्ड वॉर में सामान ऑलरेडी बहुत महंगा हो रखा है। तो बेचारे जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ कॉटन मिल में काम करने वाले, इनका कहना है कि यार हमारी जो करंट वेजेस हैं, जो दिहाड़ी हमको मिल रही है वो सफिशिएंट है नहीं कि हम अपना घर परिवार चला पाए, तो आप एक काम करिए हमारी दिहाड़ी को 50% से बढ़ा दीजिए। अब जो मिल के मालिक थे, जो कॉटन मिल के मालिक थे, उन्होंने कहा कि भैया मैक्सिमम अगर आपको बढ़ा पाएंगे तो 20%, इससे ज्यादा 1 रुपए नहीं। तो अब क्या होता है, गांधी आते हैं यहाँ पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं कॉटन मिल वर्कर्स का, और रिजल्ट इसका ये होता है कि फाइनली 35% से जो है इन लोगों की सैलरीज या फिर आपकी दिहाड़ी आप कह सकते हैं वेजेस बढ़ा दी जाती है। तो ये आप कह सकते हैं गांधी के बड़े पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थे आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया। अब देखिए क्या है कि गांधी का नाम भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो राष्ट्रवादी एक्टिविटीज है, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है बेटा, वो भी यहां बढ़ रही हैं। अब ब्रिटिशर्स को ना टेंशन सताने लगी, यार ससुरा ये इंडियन लोग जो है नाक में दम किए हैं यार। भैया ब्रिटिशर परेशान, कह रहा ही का करा जाओ, लॉरेंस, ए भैया मिंटो, हाँ वे बर्कन हेड, बताओ भैया क्या करें क्या करें। तो अब क्या हुआ कि एक बड़ा बढ़िया कमेटी बनाया गया, उसका नाम था सेडिशन कमेटी। क्या नाम था उसका, सेडिशन कमेटी, ठीक। सेडिशन का मतलब होता है जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जब आप देश मतलब जैसे आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे सरकार से गद्दारी हो रही है, ठीक, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कर रहे हो। तो अभी क्या होता है, एक सेडिशन कमेटी बनाई जाती है जिसके लीडर थे सर सिडनी राउलेट, ठीक है। तो सिडनी राउलेट के नाम से ये राउलेट कमीशन के नाम से फेमस हो गया। अब इनसे कहा गया कि भैया कुछ ऐसा आप जो है सजेस्ट करिए जिससे कि नेशनल एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके। तो जो इनके सजेशन थे वही आप देखेंगे राउलेट एक्ट के फॉर्म में एक्ट लॉन्च हो जाते हैं भारत में। तो राउलेट एक्ट आया था आपका साल 1919 में। इसको पास करने वाली जो असेंबली थी वो थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और वहां पे इंडियंस भी थे, उन्होंने अपोज किया इस बात को, ये एक्ट गलत है ना, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उनके अपोजिशन के बाद भी अगर आप देखोगे तो इस एक्ट को यहां पे पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक्ट गेट्स पास्ड है, तो एक्ट हो गया अपना पास यहाँ पे, ठीक है। कौन सा एक्ट भैया, दैट इज राउलेट एक्ट। अब इस राउलेट एक्ट ने किया क्या बेटा, इस राउलेट एक्ट ने सरकार को अनलिमिटेड पावर्स दे दी, ठीक है। अब अगर आप गलती से भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करते पाए गए तो पुलिस आपको सीधा उठा के जेल में डाल देगी, वो भी 2 साल तक के लिए, ठीक है। कोई सुनवाई नहीं होने वाली, मतलब आपको किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, आपका कोई केस नहीं चलाया जाएगा, आप अपने लिए लॉयर नहीं हायर कर सकते अपने आपको बचाने के लिए। सो नो राइट्स वर गिवन टू द पीपल। सिंपल कि अगर आपको पुलिस ने यहां पे उठा लिया, बिना वारंट के उठा सकती है पुलिस आपको, ठीक है, कोई उसे नहीं रोकेगा। अगर उसको शक हो गया कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो पुलिस आपको उठा के जेल में डाल देगी अप टू 2 years। तो इसको हम कहते हैं एक ब्लैक एक्ट था यार, ये काला एक्ट था, काला कानून, बिकॉज ऑब्वियसली बात है इनजस्ट है ना, इनजस्टिस कर रहा है, अन्याय कर रहा है लोगों के साथ। बताओ, हो सकता है कि तुम ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट ना कुछ कर रहे हो प्लानिंग, तुम्हें शक के बिना पे पुलिस वाले ने उठा लिया, तो वहां पास एक अधिकार होना चाहिए ना कि अपनी बात रखने का, अपनी अपील करने का। वो सारे अधिकार आप देखोगे तो लोगों से इस एक्ट में ले लिए जाते हैं। तो 2 साल तक की सजा यहां पे आपको सुनाई जा सकती है। अच्छा, अब क्या हुआ, गांधी ने कहा कि भैया ये तो बड़ा गलत एक्ट है, इट्स अ वेरी अनजस्ट एक्ट। तो गांधी ने कहा हम तो कह रहे हैं सत्याग्रह। तो यही जो सत्याग्रह गांधी जी करते हैं अगेंस्ट द राउलेट एक्ट, इसको हम कहते हैं द राउलेट सत्याग्रह। आई बात समझ में। तो राउलेट सत्याग्रह क्या है भैया, अगर आपसे कोई पूछ ले कल क्लास में उठा दे जाके, सुरेश उठो, हाँ बताओ राउलेट सत्याग्रह क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम देखिए ऐसा था कि 1919 में जो ब्रिटिश सरकार थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यहां पे एक राउलेट एक्ट पास किया। उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स आ गई, यहां पे किसी को भी अरेस्ट करने की जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, एंड जेल में डालने की अप टू 2 years, ठीक है। और इसी एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा राउलेट सत्याग्रह। सो सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये जो है सत्याग्रह किससे स्टार्ट होगा, एक प्रॉपर नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस टाइप का ये आंदोलन होगा, है ना, ऐसे काले कानूनों के अगेंस्ट, जिसकी स्टार्टिंग होगी ऑल इंडिया स्ट्राइक से, हड़ताल से, ऑन द ईयर मतलब ऑन द डेट 6 अप्रैल, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 6 अप्रैल को हम क्या करेंगे, एक हड़ताल करेंगे नेशन वाइड, सब जो है स्ट्राइक पे जाएंगे और वहीं से जो है इस पूरे राउलेट सत्याग्रह को स्टार्ट करेंगे, राइट। अब क्या हुआ भैया,
देखिए सिंपल सी बात है, रैलीज ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुई। रैली मतलब बड़ी बड़ी रैली जुलूस वगैरह ऑर्गेनाइज हुई अलग अलग सिटीज में। वर्कर्स यहाँ स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कर्स ने काम बंद कर दिया, ठीक है, दुकानें लोगों ने बंद कर दी। तो पूरे लेवल पे आप देखोगे पूरे नेशन वाइड जो है तगड़े तरीके से इसका विरोध हो रहा है, किसका, राउलेट एक्ट का, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, अब यहां पे लोगों का, सरकार का रिएक्शन कैसे आएगा। अब ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स है भैया, उनके पास एक ही हथियार है, गलती से अगर तुमने ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ कर दिया तो बेटा वो उठाएंगे डंडा और लगाएंगे तुमको दो, समझे। हाँ तो भैया यहां पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान समझेगा कि ब्रिटिशर्स और लोगों का रिएक्शन कैसे आया इस राउलेट सत्याग्रह के पीछे। तो गांधी जी ने कहा कि हम तो नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे, हड़ताल के साथ स्टार्ट किया जाएगा। रैलियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं, लोग हड़ताल पे चले गए हैं, रेलवे वर्कर काम बंद कर गए हैं, दुकानें बंद हो गई। अब ब्रिटिशर्स को टेंशन सताने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा बेटा तो ऐसे क्या होगा, डेफिनेट सी बात है, ये पहली बात तो एक्टिविटीज और बढ़ जाएंगी। हमने तो राउलेट एक्ट लाए इसीलिए थे ताकि ये बंद हो जाए। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे आप मैसेज पहुंचा सकते हो इधर उधर, टेलीग्राफ हो गया, रेलवे हो गया, यहां पे डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट यहां पे रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश शासन क्या करता है, यहां पे सीधा फोर्स का इस्तेमाल करता है, बल का प्रयोग करता है, ठीक है। वो कहता है पुलिस को देखो ऐसा है, जो आदमी दिखे उसको कूट दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का सिंपल लॉजिक था कि भैया जो दिखे उसको कूट दो। तो ब्रिटिशर्स यही करते हैं, फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो 10 अप्रैल को क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, अमृतसर के अंदर एक पीसफुल क्राउड था, अमृतसर पंजाब में है दोस्तों। तो अमृतसर के अंदर एक बहुत पीसफुल प्रोसेशन था, जुलूस जा रहा था, उसमें क्या करते हैं पुलिस वाले फायरिंग कर देते हैं। अच्छा अब जब फायरिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है लोग भी रिटेलिएट करते हैं, लोग भी जवाब देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है तगड़े लेवल पे अटैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, जैसे बैंक हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए। भाई आदमी भीड़ भड़केगा ना, भीड़ तो भड़केगी। अब सोचो तुम एकदम चुपचाप से जो है चले जा रहे हो, है ना, नारे लगाते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, तुम वायलेंस नहीं कर रहे, लेकिन सामने से पुलिस वाले आए और तुम्हारे साथ पबजी खेल जाए, ऐसे टक 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 गोली चला जाए, तो तुम क्या करोगे बेटा, खड़े थोड़ी रहोगे, तुम भी तो रिस्पॉन्ड बैक करोगे। और यही हो रहा है, जनता यही कर रही है यहाँ पे, जनता ने रिस्पॉन्ड बैक किया, जितने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। अब क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हुआ देख क्या होता है बेटा, मार्शल लॉ इंपोज कर दिया जाता है। मार्शल लॉ क्या भैया, तो मार्शल लॉ के हिसाब से 2 या 4 व्यक्ति कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। मार्शल लॉ अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे पंजाब के, उनका नाम था माइकल फ्रांसिस ओ डॉयर। डायर अलग आदमी है भाई, तो जो आदमी मार्शल लॉ लगाया था उसका नाम था माइकल फ्रांसिस ओ डॉयर, वो उस जमाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के। तो जब पंजाब की हालत बड़ी खराब हो गई, बड़ा वायलेंस चल रहा है वहां पे, तो भाई साहब वो लगा देता है आदमी, क्या यहाँ पे, मार्शल लॉ, यानी 2 या 4 आदमी कहीं एक जगह ग्रुप बना के इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन आप नहीं बना सकते, ऐसे धरने प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आ जाती है जनरल डायर पे। तो जनरल डायर का पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है। तो ये आदमी है जनरल डायर। तो अब जनरल डायर क्या करता है, ये कमांड ले लेता है अपने हाथ में, ठीक है। अब कमांड लेकर के और अपनी आर्मी को लेकर के, रेजिमेंट को लेकर के कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है बेटा, आज भी हम बहुत नम आंखों के साथ इसको रिमेंबर करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दूसरी एक और शॉकिंग फैक्ट बताता हूं आपको जलियांवाला बाग का, ऑर्डर देने वाला जनरल डायर जरूर था लेकिन गोली चलाने वाले ब्रिटिशर्स नहीं थे। अब मैं यहां पे आपको एग्जैक्ट रेजिमेंट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, नहीं तो रेजिमेंट बताऊंगा तो यार विवाद हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिमेंट को आप गूगल कर सकते हो, मैंने क्लास में बताई थी बात, है ना। तो रेजिमेंट को आप गूगल कर सकते हो, आप देख सकते हो कि एक्चुअली जलियांवाला बाग में जिस रेजिमेंट ने लोगों पे फायर किया था वो कौन सी रेजिमेंट थी, ठीक है। तो फिलहाल ऑर्डर देने वाला डायर था लेकिन गोली चलाने वाले सारे ब्रिटिश नहीं थे, ठीक है। तो आप वो बात की बात है, फिलहाल हम माइंड मैप कर रहे हैं तो क्विकली कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि भैया जनरल डायर के हाथ में आ गई कमांड। अब जनरल डायर साहब क्या करते हैं, जनरल डायर जो है अपनी आर्मी को लेकर पहुंचता है कहां, जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप कभी भी गोल्डन टेंपल घूमने जाएंगे, है ना, मत्था टेकने जाएंगे, आप जब कभी भी वहां पे, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं उसको हम, ठीक है, पॉपुलरली गोल्डन टेंपल। तो उसके कैंपस में आप देखोगे जब आप एंट्री कर रहे होगे तो ऐसा साइड में एक बड़ा सा गार्डन है, बहुत बड़ा, सब तो गार्डन सा बन गया है वो, पहले मैदान था, खुला मैदान, तो उसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग। तो वहां क्या होता था, कोई भी ऐसा जो लोकल फंक्शन वगैरह होते थे उस ग्राउंड में अपना बढ़िया ऑर्गेनाइज हो रहे होते थे। अच्छा वहां की दिक्कत क्या थी कि वहां पे ना जाने और आने का एक ही रास्ता है, मतलब तुम जाओगे भी एक ही रास्ते से और आओगे भी एक ही रास्ते, एक ही गेट। तो अभी क्या हुआ कि बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919, बहुत बड़ी संख्या में क्राउड गैदर हुआ था, है ना, कहां पे, जलियांवाला बाग के अंदर। अब बैसाखी का दिन है, लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुरुद्वारे आए हैं विजिट करने, प्लस अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, बड़े फेमस लीडर्स थे, उनका नाम, एक का नाम था सत्यपाल, एक का नाम था सैफुद्दीन, ठीक है। तो इन दोनों को जो है ब्रिटिशर्स उठा के ले जाते हैं और अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ले जाते हैं इनको। तो इनके जो सपोर्टर्स थे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो ये सारी एक्टिविटीज आप मान के चलिए कि एक ही ग्राउंड के अंदर चल रही हैं। अब ये आदमी डायर एंटर करता है एरिया को, डायर आता है, जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है सिंगल था उसको यहाँ पे ब्लॉक कर देता है
और अपने सोल्जर्स को कहता है कि बेटा लोगों पे ओपन कर दो फायर, गोलियां चलानी स्टार्ट करो। अब गोलियां चलाई जाती हैं भैया, हजारों की संख्या में लोग, कई सैकड़ों की संख्या में लोग जो है बेटा यहाँ पे मर जाते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट नंबर्स तो कुछ और बताते हैं लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। तो लोगों को ऐसे दौड़ा दौड़ा के एकदम, आप मान लीजिए कि मारा जा रहा है, लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मच रही है और यहाँ गोलियां चल रही है। तब तक गोलियां चल रही है जब तक खाली ना हो जाए, ठीक है। तो इनफैक्ट इसके जो निशान है गोलियों के आपको आज भी वहां दिख जाएंगे। आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ जिंदा हो गया। दैट्स वेरी बैड गाइस, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब जब आप पढ़ो ना इसके बारे में, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोच के देखो यार क्या लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे क्या हुआ कि जैसे ही ये न्यूज फैली कि भैया जलियांवाला बाग में कांड हो गया, अब इसके चलते क्या हुआ, पूरे देश भर में दंगे स्टार्ट हो गए, ठीक है। मतलब खतरनाक क्लैशेस हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, हड़ताल हो रही है पुलिस के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? गवर्नमेंट ने ऑब्वियस सी बात है ब्रूटल रिप्रेशन से रिस्पॉन्ड किया। गवर्नमेंट फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया देखिए, मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सत्याग्रहियों को पकड़ा, उनको एकदम इंसल्ट करने के लेवल पे लाया, उनकी नाक रगड़वाई, उनसे कहा कि नाक रगड़ो जमीन पे, सलाम साहिब बोलो, सलाम साहिब, सलूट मारो ब्रिटिशर को। जो पंजाब के आसपास की गांव थे उस पर बॉम्बिंग करवाई गई भाई, लोगों को बुरी तरीके से मारा जा रहा है, फ्लॉक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार इस पूरे इंसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि गांधी ने राउलेट सत्याग्रह को यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया, बिकॉज वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और गांधी को रियलाइज हुआ कि यार अभी ना ये सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या रिएक्शन है देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स को जब ये पता चला तो उन्होंने इस घटना को क्रिटिसाइज किया और जो उनको टाइटल्स वगैरह दिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश सरकार देती थी इनको टाइटल्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे अपने कामों के लिए, तो वो यहाँ पे वापस करना शुरू कर दिया। हालांकि उससे कुछ सोल्यूशन तो निकलना नहीं था, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है यहाँ पे कि गांधी को ये फील हो गया कि अगर आपको ब्रिटिशर्स को अपोज करना है तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को आपने साथ लाना पड़ेगा, बिकॉज बिना इनको साथ लाए आप यहाँ पे कोई बड़ा आंदोलन कर ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पे मौका मिलता है इन द फॉर्म ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो ऑटोमान टर्की था, है ना, तुर्किश साम्राज्य, तुर्किश एम्पायर कहते हैं, वो यहाँ वर्ल्ड वॉर वन में हार जाता है बैटल, ठीक है। और जो तुर्किश साम्राज्य के, जो तुर्किश बेटा एम्पायर था, उसके जो लीडर होते हैं उनको अब कहते हैं खलीफा या कैलिफ। क्या बोलते हैं उसको हम? खलीफा या फिर कैलिफ, ठीक है। अब ये जो खलीफा साहब थे, ये टर्की के सुल्तान तो थे ही थे, लेकिन ये इस्लामिक यानी जो आपके मुस्लिम लोग होते हैं उनके स्पिरिचुअल लीडर भी थे, उनके धर्मगुरु थे। अब यहां पे जो ब्रिटेन है वॉर जीतने के बाद क्या करता है कि ऑटोमन टर्की के साथ ट्रीटी साइन होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कई सारे, जिससे होता यह है कि जो बेचारे हमारे सुल्तान साहब हैं वहां के, है ना, टर्की के, उनके हाथ से सारी पावर्स छीन ली जाती हैं। इवन जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे वहां पे भी उनके कंट्रोल को यहाँ पे हटा दिया जाता है। और इसी को लेकर के जो दुनिया भर के मुसलमान थे बेटा वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। और जो मूवमेंट्स यहाँ पे उस खलीफा की पावर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनके अधिकारों को सपोर्ट करने के लिए चलाए गए, उन्हीं को कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट। तो जो खिलाफत शब्द आया है वो वहां से ओरिजिनेट करके आया है। आई बात समझ में? चल अब देखिए ध्यान से कि खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे भारत के अंदर दो बड़े यंग लीडर्स, इनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे में मार्च 1919 में, ताकि खिलाफत जो खलीफा है उनकी पावर्स को डिफेंड करने के लिए मूवमेंट चलाया जा सके सपोर्ट में। अब यहां पे गांधी को एक बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के दुश्मन अभी कॉमन है, दैट इज ब्रिटिश, तो दोनों को साथ में लाने का। अब क्या होता है, कलकत्ता में होता है सेशन, देखिए मैप वर्क में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कलकत्ता में एक सेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, और वहां पे गांधी ने कन्विंस किया कांग्रेस वालों को, देखिए ऐसा है कि हमें एक मिल करके जो है खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे एक नॉन कॉपरेशन लॉन्च करना चाहिए खिलाफत के साथ साथ, ठीक है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो कांग्रेस वाले थोड़ा स्टार्टिंग में तो रिलक्टेंट होते हैं, बिकॉज असेंबली इलेक्शंस लगे होते हैं, इसके बाद कांग्रेस उसको बॉयकॉट करने के मूड में थी नहीं, बट फिर भी गांधी यहाँ पे कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि हमको एक नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत, और तभी आप देखोगे स्वराज का जो डिमांड है हम ज्यादा जल्दी अचीव करने का ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन की जरूरत ही क्यों है? देखिए, हिंद स्वराज नामे की किताब है 1909 में, उसमें गांधी लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स का रूल इसलिए स्टैब्लिश हुआ भारत में बिकॉज हमने उनके साथ कॉपरेट किया, हमने उनके साथ सहयोग किया, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो गांधी का मानना था कि अगर हम कॉपरेशन यहां पे बंद कर देंगे उनके साथ तो डेफिनेट सी बात है ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा इंडिया में, और इंडिया को स्वराज या सेल्फ रूल मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो फाइनली दिसंबर 1920 का जो सेशन होता है कांग्रेस का नागपुर के अंदर, उसमें इस नॉन कॉपरेशन खिलाफत प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि लगभग, देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं थी, वो ये है बालक कि खिलाफत तो अपना चल ही रहा था, गांधी का मानना था कि खिलाफत के साथ साथ एक नॉन कॉपरेशन और चला दें तो ब्रिटिश पर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तो गांधी नो डाउट पहले ही से शौकत अली मोहम्मद अली से हाथ मिला करके थोड़ा बहुत अपना आंदोलन कर रहे थे। अब गांधी ये चाहते थे कि इनको कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल जाए,
इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता वाले सितंबर 1920 के सेशन में कांग्रेस वालों को कन्विंस करते हैं कि आप भी यहाँ पे फुल फ्लेज सपोर्ट करिए, जिसका अप्रूवल इनको फाइनली दिसंबर में मिल जाता है। तो आप देखोगे फुल फ्लेज तरीके से फिर अपना 2020 के लास्ट में 21 के स्टार्टिंग में अपना नॉन कॉपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से कहानी थी। अच्छा, गांधी ने क्या कहा कि यार मूवमेंट को 3 स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे। नंबर 1, पहला जितना भी ब्रिटिश सरकार ने जो हमारे टाइटल्स अवार्ड किए, सम्मान अवार्ड किया, उसको वापस करना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, यहाँ पे बॉयकॉट करना है सारी सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे काउंसिल्स हो, सबका पूर्ण रूप से बॉयकॉट करना है। और अगर मान लीजिए सरकार ने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया, यहाँ रिप्रेशन का इस्तेमाल किया, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन या मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में 2 नंबर में आता है। देखो बताता जा रहा हूं, साथ ही साथ ध्यान देना। हाँ, तुम इधर उधर ध्यान दे रहे हो बेटा, ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, हाँ तुमने खाना खाया, ये सब नहीं करो। ठीक है, तो अभी माइंड मैप चल रहा है, एकदम पूरा फोकस वीडियो पे होना चाहिए, बाकी सारे फोकस बाद में, नो डिस्ट्रैक्शंस, एकदम चुपचाप कहीं कोने में बैठ के इस माइंड मैप को देखना। ठीक है, हाँ, ताकि तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है, रिवाइज करना चाहते हो, रिकॉल करना चाहते हो, एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाए। समझे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब अगर आप देखोगे तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एज पर एनसीईआरटी स्टार्ट होता है जनवरी 1921 के अंदर। कई सारे सोशल ग्रुप्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। हालांकि अगर आप देखोगे हर एक का अपना डिमांड था, हर एक के लिए स्वराज का मतलब बहुत अलग था। तो एक टॉपिक आता है डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब यहाँ पे हम 3 चीजें यहाँ पे एनालाइज करेंगे। नंबर 1, पहला टाउन्स के अंदर मूवमेंट कैसे फैला, दूसरा गांव के अंदर कंट्री साइड में कैसे फैला, है ना, और तीसरा हम बात करेंगे प्लांटेशन वर्कर्स जो कि आसाम के थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। राइट, तो नंबर 1 सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे किसकी है, द मूवमेंट इन द टाउन्स। अब देखिए टाउन्स के अंदर ज्यादातर आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, तो टाउन्स के अंदर आप देखेंगे मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन आपको बहुत ज्यादा दिखता है। जो स्टूडेंट थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, इन सब ने अपना क्या किया, काम धंधा छोड़ के सब लोग कहां कूद गए, मूवमेंट के अंदर। जैसे स्टूडेंट्स है ना, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, लॉयर्स ने अपने कोर्ट छोड़ दिए, जो आपके सिविल सर्वेंट्स वगैरह थे वो अपनी जॉब वॉब छोड़ करके आ गए, और सारे कहां आ गए यहाँ पे बेटा, सीधा सीधा मूवमेंट के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने ये सब क्यों छोड़ा, बिकॉज ये तरीका था गवर्नमेंट चीजों को बायकॉट करने का। बायकॉट मतलब जब आप रिफ्यूज करते हो किसी चीज को यूज करने से। तो यहां पे गांधी ने कहा था कि सब चीज बॉयकॉट करनी है, सारा ब्रिटिश चीज को बॉयकॉट करना है। ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया। एक ऐसी पार्टी थी जिसने नहीं किया था, वो थी जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिसने नहीं किया था वो थी जस्टिस पार्टी मद्रास की। तो जस्टिस पार्टी अगर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे दलित मेंबर्स बहुत सारे थे। ठीक है, तो दलित मेंबर्स की पार्टी थी बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो इनको लगता था कि पॉलिटिकल तरीका ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो है बेटा अपने अधिकारों को पाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि किसने यहाँ पे बॉयकॉट नहीं किया, तो दैट इज जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। ठीक है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लिकर शॉप्स पिकेट कर दी गई। लिकर शॉप्स पिकेट करने का मतलब होता है एंट्री को ब्लॉक कर देना। अब सोचो अगर ये नहीं किया जाता तो उसका क्या इफेक्ट होता। पहली बात, लिकर से अच्छा खासा आप देखोगे क्या आता है, पैसा आता है। तो लिकर शॉप्स को अगर ब्लॉक कर रहे हो तो दैट मींस आप ब्रिटिशर्स के काफी सारे फाइनेंशियल नुकसान आप कर रहे हो। दूसरी बात, मान लो आंदोलन करते करते एक ब्रिटिशर और एक इंडियन जो है एक एक जो है पी करके आ गए मान लिकर शॉप से, समझ ही नहीं आ रहा आंदोलन किधर चल रहा है। ब्रो है गोरा हो गया तू, अरे क्या बात है, अरे ब्रो तेरा अगेंस्ट आंदोलन थोड़ी करूंगा, भाई है मेरा, यू आर माय ब्रो ब्रदर। तो आप देखोगे ऐसे कांड भी हो सकते थे। तो बेहतर है सावधानी से जो है इन सब चीजों को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए लिकर शॉप्स को यहाँ पे पिकेट किया जा रहा है, इसके एंट्रीज वगैरह को ब्लॉक किया जा रहा है, फॉरेन कपड़े जलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो टाउन्स के अंदर मूवमेंट चला है नॉन कॉपरेशन वाला, इससे ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे अगर आप देखिए तो लगभग पहले भारत के अंदर जो इंपोर्टेड कपड़े का वैल्यू था, जो भारत के अंदर इंपोर्ट होता था, वो लगभग 102 करोड़ के आसपास था। 102 करोड़ रुपए का वैल्यू का कपड़ा भारत में इंपोर्ट होता था पहले। अब इस टाइम पे जब ये आंदोलन चल रहा है, इसका वैल्यू रिड्यूस हो गया, लगभग 57 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगभग 50% का ड्रॉप आ गया। तो इकोनॉमिक तरीके से अगर आप देखोगे तो इस आंदोलन ने बहुत बुरा हिट मारा था ब्रिटिशर्स को। अब सवाल उठता है, जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो ये मूवमेंट फेल क्यों गया टाउन्स में। देखिए 2 रीजन है। नंबर 1, पहली बात तो खादी बहुत एक्सपेंसिव है। अब हर आदमी देखिए खादी पहन नहीं सकता, गरीब आदमी खादी कहां से पहनेगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है वो हम छोड़ के तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है बेटा वो बहुत स्लो बन रहे थे। तो एज ए रिजल्ट लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। देखिए आप आंदोलन 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, लेकिन 10 दिन बाद आपको घर चलाना है, खाना खाना है, उसके लिए चाहिए पैसे, कहां से आएंगे। या तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस खुल जाएं, इंडियन कॉलेजेस खुल जाएं, स्कूल्स खुल जाएं, जॉब्स हो जाएं इंडियंस के साइड पे, तो वो चीजें बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। तो अल्टीमेटली आपको कहां जाना पड़ेगा, वापस से ब्रिटिशर्स के पास। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे एक मूवमेंट फेल हो गया। अब कंट्री साइड में देखिए 2 तरीके के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव वाला इलाका। ठीक है, पहला है अवध पीजेंट स्ट्रगल, यानी अवध का जो इलाका है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाला साइड, आज के जमाने में देखें तो लगभग अपना यूपी और इसके आसपास का इलाका। सो अवध के अंदर जो किसान थे, जो वहां के फार्मर्स थे, वो यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं किसके अगेंस्ट। सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे
नंबर वन, दैट इज तालुकदार और जमींदारों के अगेंस्ट। अब यहां पे दिक्कत यह है कि तालुकदार और जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें, ऑब्वियसली बात है, और उन्होंने यहाँ पे वो जमीनें जो है कई बार फार्मर्स को किराए पे दे देते थे, ठीक है, रेंट पे देते थे। लेकिन रेंट भरने के बाद भी श्योरिटी नहीं होती थी कि कब जमींदार किसान को वहां से निकाल दे। तो एज ए रिजल्ट किसान बड़ा परेशान था। कई बार क्या होता था कि ये जमींदार वगैरह इनसे बेकार मजदूरी करवाते थे, फ्री का लेबर करवाते थे, तो इस वजह से किसान बहुत परेशान था। फिर कई बार ऐसा भी होता था कि ये लोग क्या करते थे, बेचारे किसानों के साथ बड़ा जाति करते थे, बड़ा टॉर्चर करते थे उनको। तो अभी जो है क्या होता है, बाबा रामचंद्र करके एक लीडर थे इनके, तो बाबा रामचंद्र जो है बेटा ये लीड करते हैं किसानों के इस स्ट्रगल को अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स या जमींदार एंड तालुकदार्स। और यहां पे किसानों का डिमांड बहुत क्लियर होता है, सबसे पहले रेवेन्यू को कम करिए, दूसरी बात बेकार मजदूरी बंद करिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यानी ऐसे जमींदार और तालुकदार जो किसानों को परेशान करते हैं इनका सोशल बॉयकॉट करना जरूरी है। सोशल बॉयकॉट मतलब सामाजिक बहिष्कार, मतलब जो सोसाइटी की फैसिलिटीज हैं वो इनको देना बंद कर दो। जैसे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज हुए थे। नाई धोबी का मतलब, नाई का मतलब होता बाल काटने वाला, धोबी होता कपड़ा धोने वाला। तो इन्होंने कहा कि हम ये जो दोनों सर्विसेज हैं, बाल काटने कपड़ा धोने की, ऐसे जमींदारों को हम देंगे ही नहीं, तो इनके लिए बिल्कुल बॉयकॉटेड सर्विसेज हैं। तो ये था अपना अवध का पीजेंट स्ट्रगल। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो 1920 में इसी स्ट्रगल को लीड करने के लिए एक अवध किसान सभा भी बनी थी। इसको अवध किसान कह लीजिए, अवध किसान कह लीजिए, कैसे भी आप कह सकते हैं। और इसको लीड कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और कुछ और लीडर्स। अब हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस ने कभी भी अपने आप को इस स्ट्रगल से रिलेट नहीं किया। उसका रीजन है कि ये स्ट्रगल आगे चल के बहुत वायलेंट हो गया था, ठीक है, बहुत हिंसक हो गया था, लोगों ने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था, है ना। और मजे की बात पता है वो क्या है? ये जो लीडर्स थे, लोकल लीडर्स, ये अक्सर गांधी जी का नाम लिया करते थे। गांधी जी ने कहा है कि जाओ जमींदारों के खजाने को, जमींदारों को जो गोडाउन है, अनाज वगैरह रखा हुआ है, उसको जाके लूट लो। गांधी कह रहे हो, मैंने कब कहा है सब, ठीक है। तो बट फिलहाल ये लोग गांधी के नाम को ऐसा ब्रांड बना के यूज करते थे। तो ये तो था आपका अवध पीजेंट स्ट्रगल, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गोदम हिल्स की जो पहाड़ियां थी आंध्र प्रदेश की, वहां पे रहा करता था ट्राइबल ग्रुप, है ना, यानी जो अपने आदिवासी भाई बहन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, जब फॉरेस्ट लॉज लेकर के आए ब्रिटिशर्स, तो फॉरेस्ट लॉज की वजह से क्या हो गया, बेचारे इन लोगों का जंगल में जाना ही बंद हो गया। अब इनका तो लाइफ ही जंगल पे डिपेंडेंट है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स इनको फोर्स करते हैं कि आप फ्री में जो है लेबर परफॉर्म करिए, किस लिए? रोड्स बनाने के लिए, तो ये लोग यहाँ पे रिवोल्ट कर देते हैं। अब इनको जो लीड करने आए थे, बड़े इंटरेस्टिंग फिगर थे, इनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये कहते थे कि भैया मैं भगवान का अवतार हूं, मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूं, ठीक है, और मैं फ्यूचर भी बता सकता हूं। गांधी के बहुत बड़े फैन थे, खादी को प्रमोट करते थे, लोगों को कहते थे कि आप लिक्कर वगैरह मत पिया करिए। लेकिन इनका मानना था कि अगर देश को आजाद कराना है, किसी एरिया को फ्री कराना ब्रिटिशर्स से, तो आपको वायलेंस का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अल्लूरी सीताराम राजू को क्या किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, और 1924 में इनको कर दिया जाता है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट मतलब किल कर दिया जाता है, और यहीं से आप देखेंगे मूवमेंट अपना ठंडा पड़ जाता है। तो ये था यार मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर द, यू कैन से द पीपल इन द कंट्री साइड। अब आ जाते हैं फटाफट से द स्वराज इन द प्लांटेशंस। अब अगर आप देखेंगे प्लांटेशंस क्या होते हैं बेटा, जहां पे एक सिंगल तरीके के क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं। अब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे हमारे आसाम के खासकर, ठीक है, वहां पे एक दिक्कत था कि उनके लिए अगर आप देखोगे तो स्वराज का मतलब था कि प्लांटेशन से फ्रीली जो है अंदर बाहर जा सके, मतलब अपने गांव जा सके, वहां से वापस आ सके। बिकॉज होता क्या था कि एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का, उसके हिसाब से आप प्लांटेशन से बिना स्पेशल परमिशन के बाहर नहीं जा सकते थे। और दिक्कत यह है कि बेटा ऐसी स्पेशल परमिशन इन बेचारे प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स को कभी मिलती ही नहीं थी। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इनको यह लगा कि भैया अब ऐसा है कि हम लोग जो है इस प्लांटेशन को छोड़ छोड़ के जा सकते हैं और अपने गांव में वापस अपना जो लिंक उनका टूट गया था गांव से रिश्ता, उसको वापस स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में प्लांटेशन छोड़ करके अपने गांव जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अथॉरिटीज को डिफाई करते हुए लोग निकल गए प्लांटेशन से बाहर। लेकिन दिक्कत क्या था कि रास्ते में रेलवे का स्ट्राइक था, जो बोट्स वगैरह थी वो भी बंद थी, तो बेचारे कभी अपने गांव पहुंच ही नहीं पाए। पुलिस ने इनको पकड़ लिया, इनकी पिटाई की, वापस प्लांटेशन ले आए। तो इनको लगता था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि गांधी बाबा का राज आ रहा है, गांधी कोई राजा है, गांधी कोई रूलर है, उनका राज आ रहा है, और उनके राज में क्या होगा कि हर एक इंसान को अपने अपने गांव में जमीन मिलेगी, ये लोग वहीं खेती बाड़ी करेंगे, वहीं आराम से रहेंगे, ठीक है। तो इनके लिए जो स्वराज का मतलब था वो बहुत डिफरेंट था। क्या था यहाँ पे स्वराज का मतलब फॉर प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम? क्वेश्चन आता है। इनका मतलब था फ्री मूवमेंट, कहां से? प्लांटेशन के अंदर और बाहर, अपने गांव जाने की इजाजत। तीसरी बात है अपने घर में, अपने गांव के पास जमीन मिल जाए, वहां पे काम वाम कर लें। तो इनका बेसिक सा ये आइडियोलॉजी था, इनको समझ में आया कि ये होता है स्वराज का मतलब, और गांधी जी कोई राजा है जो ये सारी चीजें इनको दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो बड़ा एंथुसियास्टिकली लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अथॉरिटीज को डिफाई करते हुए बाहर निकलते हैं। हालांकि पकड़ लिए जाते हैं और वापस ला दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है बेटा यहाँ पे, अब कहानी थोड़ी सी यहाँ पे आगे बढ़ती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे, देखो कि भाई हमारा 1922 का समय था, फरवरी का। तो फरवरी में होता यह है कि चौरी चौरा के अंदर, चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के अंदर, वहां पे एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, मतलब अपना जुलूस चल रहा था, लोग आंदोलन कर रहे थे, और उसके ऊपर पुलिस वाले फायर कर देते हैं। अब पुलिस वाले जब फायर करते हैं
तो उसमें होता क्या है कि पुलिस और भीड़ के बीच में हो जाती है लड़ाई, जिसके चलते भीड़ इतनी गुस्सा हो जाती है कि पुलिस स्टेशन को जला देती है। 22 पुलिस वाले मर जाते हैं, 3 आम आदमी यानी 3 सिविलियंस मरते हैं। और इस बढ़ती हुई वायलेंस को गांधी को लगता है यार अभी जो है लोगों को ट्रेनिंग कर देने का और जरूरत है, और गांधी यहाँ पे जो है इस इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम बाद जो है कॉल ऑफ कर देते हैं बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, बिकॉज उनको ये लगा था कि मूवमेंट बहुत सारे इलाकों में वायलेंट हो चुका है और सत्याग्रहियों को अभी प्रॉपर्ली ट्रेन करने की जरूरत है इवन बिफोर लॉन्चिंग द न्यू मूवमेंट। ठीक है, चलिए तो क्या अब क्वेश्चन आएगा कि किस वजह से गांधी ने नॉन कॉपरेशन कॉल ऑफ कर दिया, तो उसका इमीडिएट कॉज बना था हमारा द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा क्या है, जगह है कहां पे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे, कई सारे जो आपके लीडर्स थे जैसे सिया दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, तो इनको लगने लगा कि भैया अब इन आंदोलन से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अब हमको यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जाकर के, यानी जो काउंसिल्स हैं उस टाइम की ब्रिटिशर्स के टाइम की, उसके अंदर जा करके चुनाव लड़ करके उसका पार्ट बनना पड़ेगा और वहां पे आर्ग्यू करना पड़ेगा रिफॉर्म्स के लिए, बदलाव के लिए, चेंजेस के लिए, तभी कोई काम बन सकता है। और इसी वजह से आप देखोगे सियालदास एंड मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, स्वराज पार्टी फॉर्म कर लेते हैं साल 1923 में विद इन द कांग्रेस। हालांकि जो ज्यादा यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हो गए आपके, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कई सारे लीडर्स लाइक सियालदास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग क्या करते हैं, स्वराज पार्टी बनाते हैं, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि अब जो है बड़े बड़े आंदोलन से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे चुनाव लड़ने पड़ेंगे, काउंसिल्स का पार्ट बनना पड़ेगा, तभी कोई बदलाव आएगा। वहीं जो यंग लीडर्स हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका कहना क्लियर था कि अब हमको ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह या आधी आजादी नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ चैन से नहीं बैठेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि दो ऐसे फैक्टर्स बताइए जो कि इंडियन पॉलिटिक्स को लेट 1920s में काफी शेप देते हैं। देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं, नंबर 1 पहला है द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा है आपका साइमन कमीशन। अब होता क्या है मेरे दोस्तों कि दुनिया में जो है ना आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन आया होता है बड़ा तगड़े लेवल पे। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। शुरुआत हुई थी इसकी यूएस से, ठीक है, यूएसए से स्टार्ट हुआ था। अब इसका इंपैक्ट आपको मल्टीपल फील्ड्स में देखने को मिलता है। जो सबसे तगड़ा इंपैक्ट फील हुआ था वो हुआ था एग्रीकल्चर के अंदर। तो ऐसे जितने भी फार्मर जो इंटरनेशनल मार्केट में सामान डील किया करते थे उनकी हालत हो गई खराब। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर प्राइसेस अगर आप देखोगे तो 1926-27 से गिरने स्टार्ट होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और 1930 तक आते आते हालत बहुत खराब हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट बेचारे जो हमारे फार्मर्स है ना, वो यहाँ पे उनके पास बिल्कुल पैसा बचता ही नहीं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं, मैं क्या करता हूं, अपना गेहूं जो है वो किसी और देश में बेचता हूं, लेकिन वहां पे जहां मुझे पहले 100 रुपए मिलता था मेरे गेहूं का, अब वहीं मुझे सिर्फ 5 रुपए मिल रहा है। तो ऐसे में तो यार मेरा तो लॉस हो रहा है ना भाई। तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन थी हमारे फार्मर्स की इन दोस टाइम्स। तो जैसे जैसे प्राइसेस गिरते गए आप देखोगे डिमांड जो है कम होता गया इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर सामान का, तो फार्मर्स हमारे बेचारे गरीब होते गए। अब ऐसी गरीबी में बेचारा फार्मर टैक्सेस कहां से देगा? लेकिन ब्रिटिश सरकार तो मान ही नहीं रही थी। ब्रिटिश सरकार को चाहिए था पैसा, उसको चाहिए था टैक्स, तो यहां पे हमारा फार्मर हो गया बहुत परेशान। अब दूसरा आता है साइमन कमीशन। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन है टोरी गवर्नमेंट। अब टोरी कौन है? आपको कंफ्यूजन होगा सुन करके। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रिटेन के अंदर देखिए दो पार्टी है ना, ब्रिटेन के अंदर एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो टोरी गवर्नमेंट जो है ना बेटा, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को बुलाया जाता है। तो अभी क्या था कि ब्रिटेन के अंदर जो है आप देखोगे तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। अब हुआ यह कि यहां होने वाले थे चुनाव, कहां? ब्रिटेन के अंदर। तो चुनाव जीतने का मुद्दा तो चाहिए। अब बहुत पहले डिसाइड किया गया था लगभग 1919 में कि 10 साल बाद क्या होगा, इंडिया में एक रॉयल कमीशन आएगा, मतलब इंडिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भेजेंगे हम लोग, ठीक है, जिसका काम होगा इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जिसको मैनेज कर रही है ब्रिटिशर्स, उसमें कुछ बदलाव या चेंजेस सजेस्ट करना अगर रिक्वायर्ड है तो। फिलहाल अगर आप देखोगे तो चुनाव की बारी थी 1928 के आसपास, लगभग चुनाव वाला होने वाले थे ब्रिटेन में। तो यहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी वो क्या करती है, पहले ही जो है यहाँ पे साइमन कमीशन को भेज देती है। अब साइमन कमीशन की अगर बात की जाए बच्चों, तो साइमन कमीशन यहाँ आया किस लिए था? ताकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर कुछ बदलाव कर सके, कुछ चेंजेस कर सके। मतलब ब्रिटिशर्स ने भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, तो उन्हीं में सुधार करने के लिए, उन्हीं में चेंजेस करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। इसको लीड कौन कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन। अब दिक्कत यह थी कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा भी इंडियन नहीं था। सो कमीशन भारत में आता है साल 1928 के अंदर, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग या जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थे भारत के, वो सारे के सारे इसको प्रोटेस्ट करते हैं, हाथ में काले झंडे लेकर के, दैट इज साइमन गो बैक। अब साइमन क्यों गो बैक? बिकॉज साइमन के अंदर एक भी इंडियन मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता था। इनफैक्ट ये बोला भी गया था कि आपको, मतलब आपने इंडियन मेंबर को क्यों नहीं रखा? तो ब्रिटिशर्स की साइड से जवाब बहुत क्लियर था कि हमें पता है कि इंडियंस कभी यूनाइट होकर के कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने इंडियंस को कंसिडर ही नहीं किया। और इसी को आप कह सकते हैं चैलेंज करते हुए जो नेहरू साहब थे, मोतीलाल नेहरू है ना, उन्होंने अपने बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर के एक नेहरू रिपोर्ट भी तैयार की थी। राइट, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इस पूरे साइमन कमीशन वाले कांड के बाद भाई साल आता है 1929 का। अब 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर के अंदर, जिसकी प्रेसिडेंटशिप थी जवाहरलाल नेहरू के पास। अब यहां डिसाइड किया जाता है कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे देश का आजादी दिवस, यानी देश का इंडिपेंडेंस डे।
अब सिंपल सी बात है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज इस सेशन के अंदर एक शपथ लिया गया, एक रेजोल्यूशन लिया गया, और वो रेजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का। तो पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो लाहौर सेशन जो था कांग्रेस का 1929 का, इसमें डिसाइड किया गया कि हम तब तक यहां पे शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें देश को आजादी नहीं मिल जाती, और एक सिंबॉलिक वे में हम जो है 26 जनवरी 1930 को देश का इंडिपेंडेंस डे भी मनाएंगे। हालांकि अगर आप देखोगे तो देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 ऑफ जनवरी को। तो जो 26 जनवरी डेट निकाला है ना हमने अपने रिपब्लिक डे का, बेटा वो यहीं से कनेक्टेड है, तो इसी के ऑनर में आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे कि देखो पॉलिटिकल माहौल बहुत गर्म हो चुका है, राइट? अब गांधी को ये समझ में आ रहा है कि आपको एक बड़े लेवल पे आंदोलन करने की जरूरत है अगर आप ब्रिटिशर्स को पीछा करना चाहते हैं तो। अब गांधी को लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा उठाना पड़ेगा मुद्दा जो हर एक क्लास को यहां पे कनेक्ट कर पाए, और फिर गांधी के दिमाग में आता है कि क्यों ना सॉल्ट को या नमक को एक मुद्दा बना लिया जाए। अब देखिए नमक ऐसी चीज है बच्चे कि मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओगे, अंबानी भी खाएंगे, है ना? तो एटलीस्ट एक मामले में तो हम लोग बराबर है ना, अंबानी जी हम भी तुम्हारे बराबर है, नमक खाते हैं, ऐसा थोड़ी टाटा नमक देश का नमक है कि नहीं? तो भैया नमक एक ऐसी चीज है जिसको एक आम आदमी खाता है, अमीर खाता है, गरीब खाता है, हर कोई खाता है। ठीक, अब दिक्कत क्या थी कि 1880s में क्या आया था, 1880s के जमाने में, जिसने क्या किया कि ब्रिटिशर्स को कंप्लीट अथॉरिटी दे दी नमक को बनाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्लस नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया, मतलब नमक खाने पे भी टैक्स था, इसको हम सॉल्ट टैक्स कहते हैं। अब गांधी को लगा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, और सॉल्ट को एक मीडियम में बनाया जा सकता है, एक वेपन बनाया जा सकता है सारे का जितने भी अलग अलग ग्रुप्स है समाज के, उनको यूनाइट करने के लिए। तो गांधी क्या करते हैं, गांधी एक लेटर लिखते हैं। उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे, ठीक है, भारत को जो पूरा मैनेज आउट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के पे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक, तो लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं, कहते हैं भाई साहब ऐसा है कि ये मेरी डिमांड्स हैं, करीब 11 डिमांड्स थी इनकी, लगभग 11-12 डिमांड्स के आसपास। उसमें जो मेजर था वो ये था कि सॉल्ट के ऊपर से टैक्स को हटा दिया जाए। ठीक, तो गांधी ने कहा देखो इरविन ऐसा है कि ये मैं लेटर लिख रहा हूं तुमको, ये अल्टीमेटम दे रहा हूं तुम्हें कि 11 मार्च तक मेरी डिमांड्स अगर तुमने नहीं मानी तो 12 मार्च से मैं जो है एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर दूंगा। ठीक, अब इरविन सोचा कि यार गांधी जी ऐसे ही बोल रहे होंगे, ये थोड़ी करेंगे स्ट्रगल स्ट्रगल, और कर भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, हमारे पास पुलिस है, आर्मी है, मिलिट्री है, तुम्हारे पास क्या है? गांधी कहते हैं हमारे पास सत्याग्रह है, एक बार करूंगा दोबारा भाग जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो अगर आप देखोगे तो गांधी जी जो है बेटा अल्टीमेटम देते हैं, देखो ऐसा है 11 मार्च तक डिमांड्स मान लो, अगर नहीं माना तो 12 मार्च से हम सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे। इरविन नजरअंदाज कर देता है, ठीक है देखा जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है भैया, गांधी जबान के पक्के आदमी, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या स्टार्ट कर देते हैं, अपना दांडी मार्च। ठीक है, जो इनके साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है 72 वॉलंटियर्स के साथ, इनके जो ट्रस्टवर्दी लोग थे। अब फाइनली जो अगर आप देखोगे 6 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचते हैं दांडी। तो दांडी क्या था, एक गांव था, है ना, समुद्र के किनारे गुजरात के अंदर। वहां पे समुद्र से नमक बना करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते, और जैसे ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं बेटा आप देखोगे पूरे कंट्री के अंदर वाइड स्प्रेड लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैल जाता है। अब सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में फर्क क्या है? देखिए नॉन कॉपरेशन के अंदर लोगों को कानून तोड़ने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस के अंदर लोगों को कहा गया था कि आप कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करिए, जैसे फॉरेस्ट लॉज को तोड़ दीजिए, चौकीदारी टैक्सेस मत दीजिए, ठीक है, या फिर आप जो है रेंट देने से मना कर दीजिए। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लियर बोल दिया गया लोगों को कि आप जो है यहां पे जितने भी कॉलोनियल लॉज है उनको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो बड़े मास लेवल का मूवमेंट था, लोगों ने फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, टैक्सेस देना बंद कर दिए, फॉरेस्ट लॉज ब्रेक करने स्टार्ट कर दिए, लोगों ने चौकीदारी टैक्सेस देना बंद कर दिया, है ना। पहले गांव के अंदर चौकीदार अपॉइंट होते थे, उनको आपको टैक्स देना पड़ता था, तो ऐसे सारे टैक्सेस आप देखोगे लोगों ने देने बंद कर दिए। फिर जो विलेज ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया, लोगों ने जितने भी ब्रिटिश सर्विसेज है उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से वाइड स्प्रेड लेवल पे आप देखोगे तो आंदोलन फैल जाता है। प्लस लोगों ने आप देखेंगे जो ब्रिटिश नमक की फैक्ट्रियां थी, सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, उनके आगे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, खुद से सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कई सारे अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे स्टेप्स हमारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे ब्रूटल रिप्रेशन के साथ, एकदम क्रूरता के साथ जो है इंडियंस को मारना शुरू किया। जब फॉर एग्जांपल हमारा जो इधर लाहौर पेशावर वाला इलाका है जो आज पाकिस्तान में, वहां पे एक बड़े जबरदस्त नेता हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो उनको जब अरेस्ट किया ब्रिटिश सरकार ने तो उनके सपोर्टर्स के साथ बड़ा तगड़ा क्लैश हुआ ब्रिटिशर्स का, पुलिस के सामने आ गए वो लोग, पुलिस फायरिंग कर रही है, वो लोग रुक ही नहीं रहे। ठीक है, अब ये मान के चलो कि ब्रिटिशर्स ने इतनी गंदी तरीके से भारत को रिप्रेस किया था, इस पूरे मूवमेंट में कुल दबाने का ट्राई किया था कि लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 1 लाख सत्याग्रही अरेस्ट हुए थे, जिसमें आदमी भी थे, बच्चा भी था, महिलाएं भी थी। तो भारत में जो मूवमेंट बहुत जबरदस्त होना चाहिए था वो स्टार्ट तो बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे तो कई जगह पे वायलेंट होने लगा, और जिससे गांधी को फिलहाल ये लगा यार कि अभी जो है ना एक फाइनल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। प्लस ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, यहाँ पे जितने भी लीडर्स थे, गांधी नेहरू सबको मिलाकर के यहाँ पे क्या करते हैं, इन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो कांग्रेस को बोल दिया भाई आप इलीगल हो, है ना, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया,
लगभग 1 लाख सत्याग्रहियों का अरेस्ट कर लिया। तो जो साइकिल ऑफ रिप्रेशन था जो ब्रिटिश सरकार ने चलाया बेटा, वो बहुत खतरनाक था। रिप्रेशन को हिंदी में हम दमन कहते हैं, यानी जैसे वो आप जब दबा देते हो बहुत ज्यादा फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये जो आपका मूवमेंट है हल्का सा ठंडा पड़ने लगता है। अब गांधी को भी ये लगा यार कि जो हमारे लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं बेटा, वो बहुत सफर कर रहे हैं। तो फाइनली गांधी जो है इरविन के साथ एक समझौता करते हैं, जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम के वाइसरॉय, उनके साथ एक समझौता करते हैं। और समझौते के तहत अगर आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो इस मूवमेंट को यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, और इस समझौते को हम कहते हैं द गांधी इरविन पैक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, तो बेटा इस गांधी इरविन पैक्ट को साइन कब किया गया था? साइन किया गया था 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, गांधी ने कहा कि मैं जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दूंगा और लंदन में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको यहाँ पे जाकर अटेंड कर लूंगा। इरविन ने कहा कि ठीक है भैया, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज कर देंगे, जिसको हमने बंदी बनाया है उनको हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब गांधी वही जाते हैं वहां पे, बट क्या होता है यार बेटा, वहां पे कॉन्फ्रेंस हो जाती है फेल। तो गांधी डिसअपॉइंटेड जब भारत लौटते हैं वापस, तो उनको पता चलता है कि कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया है इलीगल, कांग्रेस एक इलीगल संस्था है और मैक्सिमम लीडर्स को उठा के डाल दिया गया है जेल में। अब इसमें होता क्या है कि गांधी डिसाइड करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया जाए। रीलॉन्च करते भी हैं, लेकिन 1934 तक आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अपना चार्म था, मोमेंटम था ना, जो दम था बेटा, वो यहाँ पे खो देता है। राइट, चलिए। अब द पॉइंट इज वेरी सिंपल, यहां पे क्वेश्चन आता है कि पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा। पार्टिसिपेंट्स का मतलब होता है जिन लोगों ने इस मूवमेंट पार्टिसिपेट किया, उनके लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, हम यहाँ पे 4-5 कैटेगरीज बना लेते हैं जिसके अंदर इसको डिस्कस कर सकते हैं बराबर से। नंबर 1, पहले नंबर पे आते हैं हमारे अमीर किसान, रिच पीजेंट्स, जाट और पाटीदार, जैसे है ना, दो बड़ी तगड़ी कम्युनिटीज थी जो इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करती थी, राइट। लेकिन जब एग्रीकल्चर डिप्रेशन आया उस टाइम पे इनकी इनकम्स गिर गई। अब ये बेचारी क्या टैक्स पे ही नहीं कर पा रही है ना, ब्रिटिश सरकार कोई चाहती थी कि इनका टैक्स का डिमांड, रेवेन्यू का डिमांड रिड्यूस कर दिया जाए। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है इनके टैक्सेस को यहाँ पे कम नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मूवमेंट आपका फेल हो जाता है, पहली बार में एकदम अब्रप्टली रुक जाता है, तो दोबारा ये लोग जो है इस मूवमेंट को रिज्वाइन नहीं करते, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ना कि मूवमेंट जब पहली बार बंद हुआ सिविल डिसोबीडियंस, तब यहाँ पे इनका कोई फायदा नहीं हुआ, यानी टैक्स के रेट्स, रेवेन्यू के रेट्स यहाँ पे रिवाइज नहीं हुए थे। फिर अगर हम बात करें पुअर पीजेंट्स की, तो पुअर पीजेंट्स चाहते थे यार कि जो उनकी रेंट है, किराया है जमीनों का, यहाँ पे माफ कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जो है बेटा ऐसे नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। रीजन बहुत सिंपल था कि कांग्रेस के जो मेजर फंडिंग वाले लोग थे वो या तो अमीर जमींदार या किसान वगैरह हुआ करते थे, या फिर बिजनेसमैन वगैरह हुआ करते थे। तो एज अ रिजल्ट कांग्रेस आप देखोगे तो यहाँ पे पुअर किसानों को सपोर्ट नहीं करती। द रीजन इज कि उनके जो नो रेंट कैंपेन्स थे, नो रेंट मतलब जमीन का किराया ना देना, उससे कांग्रेस को डर था कि कहीं जमींदार वगैरह जो अमीर लोग हैं ये यहाँ पे ऑफेंड ना हो जाए, यहाँ पे गुस्सा ना हो जाए, ठीक है। फिर बिजनेस क्लास की अगर बात देखोगे, बिजनेस क्लास ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ना आप देखोगे बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए थे, और अब वो चाहते थे कि अपने उस प्रॉफिट्स को इंक्रीज करें, अपने बिजनेस को इंक्रीज करें, और जिसके लिए उनको बहुत जरूरी था कि कॉलोनियल पॉलिसीज को थोड़ा चेंज किया जाए। बिकॉज हो क्या रहा था कि जब वॉर थी तब तो यार इंडियन बिजनेस वालों से उन्होंने बहुत बढ़िया सामान बनाया, प्रोडक्ट्स बनवाए ब्रिटिशर्स ने, है ना, जिससे इन्होंने काफी पैसा भी कमाया। लेकिन जब वॉर बंद हो गई तो उसके बाद से वापस से ब्रिटिश सरकार क्या करती है, इनके ऊपर रोक टोक लगानी शुरू कर देती है। अब इनका डिमांड बहुत क्लियर है, ये चाहते हैं कि जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं भारत के अंदर, जिनके ऊपर आप देखोगे कोई खास टैक्स लगता ही नहीं था, तो उनके अगेंस्ट इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। एक प्रॉपर एक्सचेंज रेशियो है करेंसी का, जिससे कि आप देखोगे इंडियन गुड्स सस्ते हैं और ब्रिटिश गुड्स या बाहर के गुड्स यहाँ पे महंगे हो, जिससे इंडियन गुड्स मार्केट में ज्यादा बिके, है ना, ब्रिटिशर गुड्स यहाँ पे ना बिके। तो ये चाहते हैं यार कि इंडियन गुड्स को थोड़ा ज्यादा प्रमोट किया जाए रादर देन ब्रिटिश गुड्स को, ठीक है। अब अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस, ठीक है, और एक फिकी, फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये बना था 1927 में, और आपका इंडस्ट्रियल कांग्रेस बना था आपका 1920 में। तो ये दो संगठन ये लोग बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने प्रॉब्लम्स को आगे शेयर करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों यहाँ पे कि अगर आप देखोगे तो बिजनेस क्लास का भी जो रोल है यहाँ पे ना काफी लिमिट हो जाता है। उसका रीजन था कि बिजनेस क्लास ने स्टार्टिंग में तो कांग्रेस को बहुत फंड किया, पैसा वगैरह दिया सारे मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए। लेकिन जब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब्रप्टली रुक जाता है और जब वापस से गांधी आके स्टार्ट करते हैं, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म देखने को नहीं मिलता। उसके दो रीजन है। नंबर 1 कि पहली बात तो कॉलोनियल पॉलिसीज यहाँ पे नहीं बदली है। दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स बढ़ रहे थे। सोशलिस्ट लीडर्स वो होते हैं जो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे बिजनेस क्लास को यहाँ पे डर था कि कल को अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा पावर में आ जाती है और ऐसे लोग आ जाते हैं तब तो इनका नुकसान हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो दंगे फसाद चल रहे थे पूरे देश में, उससे क्या था, बड़े लंबे समय से इनका बिजनेस एकदम ठप पड़ा हुआ था, रुका हुआ था, जो इनके लिए डेफिनेट सी बात है बेनिफिशियल नहीं था। तो इनका भी रोल अगर आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस में तो काफी ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर ठीक ठीक रहता है, राइट। स्टार्टिंग में बहुत एंथुसियास्टिक, लेकिन बाद में थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसे अगर मैं वर्कर्स का एक और ऐड कर दूं यहाँ पे, तो वर्कर्स के साथ भी सीन था। ये वर्कर्स ने कांग्रेस के चलाए मूवमेंट्स को तो ज्वाइन नहीं किया, और भी कई सारे लोग थे सोशलिस्ट वगैरह जो मूवमेंट चला रहे थे, वर्कर्स ने उन मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, ठीक है।
उसका रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी वर्कर्स के आंदोलनों को सपोर्ट नहीं करती थी। क्यों? बिकॉज उसको डर था कि अगर वो ऐसा करेगी तो जो अमीर बिजनेसमैन है बेटा यहां पे नाराज हो जाएंगे। फिर एक रोल विमेन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विमेन ने अगर आप देखोगे तो स्वराज की कॉल को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया था। इन्होंने भी सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, पिकेट किया क्लॉथ को, है ना, या लिकर शॉप्स को, या फिर आप कह सकते हैं बॉयकॉट किया सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स को। लेकिन इन सब करने के बाद भी विमेन का जो सोशल स्टेटस है समाज के अंदर वो यहां पे बदलता नहीं है। कांग्रेस बिकॉज यहां पे बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी अपने अंदर, आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इनको कुछ इंपॉर्टेंट सोशल और पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए। इनफैक्ट गांधी भी कंसिस्ट, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में एक लाइन है कि गांधी कन्विंस थे इस बात से कि वुमेन को अभी पॉलिटिकल अधिकार देने का टाइम नहीं आया है और उनको अभी घर की देखभाल या अच्छी मम्मी बन करके रहना चाहिए। ये एनसीईआरटी का लाइन है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ सकते हो उसको। तो फिलहाल कांग्रेस जो है यहाँ पे नो डाउट कि जब भीड़ जुटानी होती है, जब आंदोलन चाहिए होता है, तो नो डाउट कांग्रेस का बहुत सपोर्ट करती है हमारी विमेन। लेकिन जब इनके सोशल पॉलिटिकल अधिकारों की बात आती है तो बेटा कांग्रेस बिल्कुल भी आगे आके नहीं दिखती आपको, ठीक है। चलिए, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। अब सवाल ये है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि किन लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया मूवमेंट्स में। किसने किया? अमीर किसानों ने, पुअर किसानों ने, बिजनेस क्लास लोगों ने, कुछ वर्कर्स ने और महिलाओं ने। अब सवाल ये उठता है कि किन्होंने यहां पे सपोर्ट नहीं किया। नंबर 1 सबसे पहले आते हैं दलित्स। दलित्स या अनटचेबल्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत एक्टिवली जो है बेटा इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उसका क्लियर एंड कट रीजन था कि जब दलित्स के डिमांड्स की बात आती थी तो कांग्रेस आपको आगे नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस यहां पे भाई कांग्रेस को फिर से डर था, बिकॉज कांग्रेस के जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो आप देखोगे अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और कांग्रेस को ये डर था कि अगर ओपनली दलित्स को सपोर्ट करेगी तो हो सकता है वो लोग नाराज हो जाएं, ऑफेंड हो जाएं, ठीक है। हालांकि गांधी ने हमेशा दलित्स को हरिजन बुलाया, दैट मींस चिल्ड्रन ऑफ द गॉड, उनके लिए सत्याग्रह भी किया, उनको टेंपल्स में एंट्री दिलाने के लिए, कॉमन प्लेसेस के लिए। लेकिन जो दलित्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो लीडर थे दलित्स के, उनका मानना था कि पॉलिटिकल सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, है ना। जब तक पॉलिटिकल इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो दलित्स की ना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, साल 1930 में। और इनका डिमांड बहुत क्लियर था, और डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि चुनाव के अंदर कोई ऐसा इलाका डिजिग्नेट कर लेना जहां पे खड़े होने वाला चुनाव में जो कैंडिडेट होगा वो भी दलित होगा, और उसको वोट करने वाले भी सारे लोग दलित होंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अंबेडकर साहब की इस डिमांड को काफी हद तक ब्रिटिशर्स जो है ना अग्री भी कर जाते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे अंबेडकर साहब और गांधी के बीच में ना काफी ज्यादा बहसबाजी भी हो जाती है इसी सेम मुद्दे को लेकर के, दैट इज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अच्छा, अब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स इस बात को एक्सेप्टेंस दे देते हैं, अंबेडकर की डिमांड को मान लेते हैं, तो गांधी इस बात से नाराज हो जाते हैं। गांधी कहते हैं कि यार अगर आप ऐसे करोगे तो देश तो डिवाइड हो जाएगा। तो गांधी क्या करते हैं, ये फास्ट एंड टू डेथ रख लेते हैं, मतलब जब तक ये मर नहीं जाते तब तक कुछ खाए पिएंगे नहीं, ठीक है। और अब क्या होता है कि भैया अंबेडकर साहब के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या होता है, फाइनली गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, इसको हम कहते हैं पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। अब इससे क्या हुआ कि यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड तो अप्रूव हो गया, लेकिन उसमें एक बदलाव था, एक चेंज था। पहले क्या था, जो ब्रिटिशर्स ने अप्रूव किया था वो ये था कि खड़ा होने वाला भी इंसान दलित है, वोट करने वाले भी सारे दलित हैं। लेकिन पूना पैक्ट के बाद एक चेंज ये आ गया कि भैया ऐसा है कि रिजर्व सीट तो दलित को मिल जाएगी काउंसिल्स के अंदर, लेकिन उनको वोट करने वाले जो लोग होंगे वो कॉमन होने वाले हैं। मतलब किसी इलाके को अगर हमने बना दिया कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट है फॉर दलित्स, तो वहां से जो चुनाव लड़ेगा, जो इलेक्शन लड़ेगा इंसान, वो तो दलित मेंबर होगा, लेकिन जो उसको वोट देंगे बेटा वो यहां सारे जनरल लोग होंगे। और यही चेंज हुआ था आपके पूना पैक्ट के अंदर, ठीक है। तो पूना पैक्ट यहां पे फाइनली साइन होता है, अगर देखोगे, एंड उसके बाद जो है चीजें ठीक होने लगती हैं। फिर एक और जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे वो है मुस्लिम पार्टिसिपेशन। अब अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम लीग के एकदम टॉप लीडर थे उस टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना, तो जिन्ना को भी यहाँ पे रिजर्व सीटें चाहिए थे मुस्लिम्स के लिए। पहले ये भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ही डिमांड कर रहे थे, इनको भी देने के लिए ब्रिटिशर्स रेडी हो गए थे। तो अब इसकी वजह से आप देखोगे कांग्रेस इस पर ऑब्जेक्शन उठाती है, तो जिन्ना कहते हैं ठीक है मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड जो है यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे रिजर्व्ड नंबर ऑफ सीटें चाहिए अपने काउंसिल के अंदर, ठीक है। और ये रिजर्व नंबर किस बेसिस पर डिफाइड होगा, हमारी जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। जहां मुस्लिमों को संख्या ज्यादा है उसके बेसिस पर डिसाइड होगी आपकी रिजर्व नंबर ऑफ सीट्स। तो जो हमारे एम.आर. जयकर थे हिंदू महासभा के, वो इस बात से डिसएग्री कर जाते हैं, और जैसे डिसएग्री करते हैं आप देखोगे मुस्लिम लीग के साथ भी किसी प्रकार का नेगोशिएशन यहाँ पे एकदम इनवैलिड हो जाता है। तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई थी लगभग 1928-29 के आसपास। एक रफली आपको आइडिया बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसीलिए बुलवाई गई थी जितनी भी पार्टीज थी भारत की, ताकि ये सारा बैठ करके जो है एकदम सलाह मशवरा करके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ठीक है। खासकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बिटवीन के जो डिफरेंसेस हैं इनको सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिन्ना को कहा जाता है कि भैया आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड को ड्रॉप कर दीजिए, तब ही जिन्ना कहते हैं कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब सेम हो गया, ठीक है, कि वोट करने वाले भी मुस्लिम्स
और खड़े होने वाला इंसान भी मुस्लिम कैंडिडेट, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं मांगेंगे, लेकिन आप हमको रिजर्व सीटें दीजिए, सेंट्रल असेंबली में हमको एकदम श्योरिटी के साथ रिजर्व सीटें चाहिए। और ये जो नंबर है रिजर्व सीटों का, ये किसके बेसिस पर डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा बेटा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के बेसिस पे, ठीक है, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना रिजर्व सीट हमको असेंबली में चाहिए। तो जो एमआर जयकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने कहा भैया हम इस बात पे एग्री नहीं करते, और वहीं से आप देखोगे डिफरेंसेस यहाँ पे और वाइड हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत बड़ा सेक्शन था मुस्लिम्स का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। चलिए अब लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक माय डियर बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल सा लास्ट टॉपिक है आखिरी से, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। हालांकि आपका जो चैप्टर है क्विट इंडिया मूवमेंट के एक छोटा सा केस स्टडी के साथ मतलब खत्म होता है, ठीक है, तो उसके बारे में एक ब्रीफ दे दूंगा, पहले से वैसे आप अलग से उसको रीड कर सकते हो, एनसीईआरटी से रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं उसका ब्रीफ आपको दे दूंगा। फिलहाल लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो अभी तक तो हमने यार इतने सारे आंदोलन वगैरह सब डिस्कस कर लिए, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि जितना आंदोलन इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे देश का कल्चर भी जरूरी है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने पता है क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने हमको सिर्फ फिजिकली गुलाम नहीं बनाया था, ब्रिटिशर्स ने हमारे मेंटली गुलाम बना दिया था। ब्रिटिशर्स ने आके हमें ये रियलाइज करा दिया था कि हमारा हिस्ट्री बेकार है, कूड़ा है, हमारा कल्चर बेकार है और उन्हीं का सबसे बढ़िया है, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी था, तभी जाकर के इंडियंस के अंदर यूनिटी आ सकती है। तो इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो अलग अलग ट्राई करते हैं, अलग अलग प्रयत्न करते हैं यहाँ पे इन चीजों को बदलने की, ठीक है। तो नंबर 1 कैसे? सबसे पहले यूजिंग ऑफ फिगर्स एंड इमेजेस। तो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया है ना, उसको भारत माता के साथ एसोसिएट करके देखा जाने लगा। अगर आप देखेंगे जब कई सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने भारत माता का इमेज डिजाइन करना स्टार्ट किया, उसको पेंट करके जो है एक फिगर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। बिकॉज अगर आप ऐसे नॉर्मल आदमी से बोलो कि भैया भारत के लिए लड़ना है, तो आदमी नहीं समझ सकता, है ना। लेकिन अगर आप दिखाओगे देखिए ये देवी है भारत माता और ये राक्षस हैं हमारे ब्रिटिशर्स हैं, तो इनको हटाना है और अपनी माता को यहां पे बचाना है, ठीक है, तो तब लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि इमेज के साथ, अच्छा भारत माता के लिए लड़ाई करनी है, तो वो जो एक फीलिंग है ना बेटा, वो यहां पे जनरेट होना स्टार्ट हो गई, राइट। डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एज पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, कि आप अगर अपनी भारत माता के प्रति आप मतलब एकदम रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, दैट मींस आप अपने पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म को यहाँ पे प्रूव कर रहे हो, राइट। तो ये भारत माता की इमेज के साथ एसोसिएट करके लोगों को बताना, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने आप देखेंगे तो पहली भारत माता की इमेज पेंट की थी, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पहली बार क्रिएट की थी भारत माता का इमेज। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई सारे गाने जैसे वंदे मातरम हो गया, है ना, तो ये सब जो चीजें हैं बेटा लोगों को क्या कर रही है, मोटिवेट भी कर रही हैं और आपस में कनेक्ट भी कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडियन फोल्कलोर को रिवाइव करना, फोल्कलोर होती है मतलब लोक कथाएं, राइट। तो भारत में ऐसी बहुत सारी लोक कथाएं हैं, पुरानी शूरवीरों की कहानियां हैं जो अपने ट्रू पिक्चर देती है हमारे कल्चर का, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे देश में यार बहुत सारे शूरवीर हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने दुश्मनों को हराया है, कई बार हराया और भारत की रिस्पेक्ट को, भारत की लाश को बचाया, है ना। तो ऐसी कई सारी फोकटेल्स हैं जो भारत के ट्रू ट्रेडिशनल कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसको बाहर की इन शक्तियों ने, बाहर की इन फोर्सेस ने भी करप्ट कर दिया था, खराब कर दिया था। इसलिए ऐसे फोकटेल्स को, ऐसी कहानियों को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर खुद गांव गांव जाकर के ऐसी कहानियां बटोर रहे थे। फिर आप देखोगे मद्रास के अंदर नातेशा शास्त्री ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया पब्लिश किया था, बहुत बड़ी सी किताब थी, उसमें सारी जो है इंडियन कल्चर के बारे में बातें थी। तो इस टाइप के एफर्ट्स यहाँ पे देखोगे आप नेशनलिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं। फिर यूज ऑफ आइकन्स एंड सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग्स। अब अगर आप देखेंगे तो तिरंगा झंडा कैरी करना, उसको होल्ड करना, है ना, आंदोलनों के थ्रू, मार्चेस के थ्रू, ये एक सिंबल बन गया डिफाई करने का। देखिए हमारी खुद की आइडेंटिटी है, हम ब्रिटिश आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। आप चाहे स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट का बात कर लीजिए या गांधी के स्वराज फैक्ट की बात कर लीजिए, तो ये जो झंडा था, ये जो तिरंगा झंडा है दोस्तों, ये अपने आप में एक आइडेंटिटी रिवील कर रहा है। कौन सी आइडेंटिटी? कि हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। आज भी जब तिरंगा झंडा जब तुम देखते हो तो तुम्हारा ऐसा छाती ऐसा गर्व से चौड़ा हो जाता है, होता ही नहीं होता है? हाँ, तुम ऐसा सलाम करते हो, यार क्या बात है, वी आर इंडियंस। तो वो जो प्राउड है, वो जो फीलिंग है, वो कैसे आएगा? जब आप लोगों को कनेक्ट करोगे। तो आप देखिए ये सिंबल्स का यूज करना, झंडे का यूज करना, ये एक बड़ा कॉमन वे बन गया लोगों को अपने आप में कनेक्ट फील कराने का, कि दैट आप एक देश के निवासी हैं, आप एक कंट्री के निवासी हैं, ठीक है। तो आप झंडा लेकर के चलना आंदोलन के अंदर, वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामला मातरम, है ना। तो ये आप देखोगे तो वंदे मातरम गाना, झंडा लेकर चलना, ये वो लाइक आप एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो लोगों के बीच में, एक नेशनलिज्म का फीलिंग क्रिएट कर रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अगर आप देखोगे तो हमारे इतिहास जो है ना, बहुत सारे ग्लोरियस डेवलपमेंट से भरा हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में, पुराने जमाने में बहुत कुछ अचीव किया है, वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, और ये सारी बातें हमको जो है
कौन आकर के इंफीरियर फील करा के गया? ब्रिटिशर्स। उन्होंने बोला यार तुमने कुछ नहीं किया, है ना, तुम्हारा पास्ट बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो हमारे नेशनलिस्ट लोगों ने क्या किया, हमारे इतिहास के बारे में लिखना स्टार्ट किया, हमने क्या अचीव किया, कितने वंडर्स हमने अचीव किया, दुनिया को हमने क्या क्या दिया, ताकि लोग इसको पढ़ें और अपना जो प्राउड हम खो चुके हैं अपने इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में, उसको यहाँ पे रिडेवलप कर पाए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली बात है, इंसान अपने आप को काफी कनेक्टेड फील करेगा और अपने देश को आजाद कराने की बात करेगा, राइट। अब आपकी पूरे एनसीईआरटी किताब में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, मतलब केस स्टडी टाइप का, ठीक है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट का ना एक बेस मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका लगभग अगस्त 1942 के अंदर, ठीक है। तो इसमें गांधी जी का बड़ा फेमस स्पीच भी है, डू और डाई। तो अगर आप देखेंगे तो 1942 वो समय था जब भारत के अंदर चल रहा था क्या बेटा, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अच्छा, अब भारत के अंदर भी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इंडियन फोर्सेस को भी यहां पे जबरदस्ती लगवाया जा रहा था वर्ल्ड वॉर को फाइट करने के लिए, ठीक है, इन द ईस्ट वाला रीजन। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं 1940 से जो है कई सारे प्लान्स लाने शुरू करते हैं जिससे कि इंडिया वालों को सपोर्ट यहाँ पे जीता जा सके, है ना। बिकॉज अगर जापान के थ्रेट को काउंटर करना है, बिकॉज जापान बहुत तेज से इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो जापान के थ्रेट को काउंटर करना है तो इंडिया का सपोर्ट लगेगा। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है यार कि बहुत सारे हमारे जो नेता होते हैं, खासकर गांधी जी वगैरह, तो इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में होना एक बहुत बड़ा थ्रेट है ना, तो ब्रिटिशर्स को इमीडिएट तौर पर इंडिया से बाहर चले जाना चाहिए। और जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यहाँ पे मिलकर डिसाइड करती है कि हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा एजिटेशन करेंगे, इतना बड़ा लेवल का आंदोलन करेंगे कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल हिला के रख देंगे। एंड दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो यहीं पे गांधी ने अपना नारा दिया था, दैट इज डू और डाई का नारा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे आपको लीडर्स देखने को मिलते हैं जो आप एकदम फोर फ्रंट पे आकर के लीड करते हैं इस पूरे मूवमेंट को। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को भी दबा दिया था बहुत ब्रूटल तरीके से, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, लोगों के अंदर एक पेट्रियोटिज्म की भावना को जगा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी भारत माता जिनको अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बेटा पेंट किया था, आपके एनसीईआरटी में भी है। आप देख सकते हैं कितना साध्वी जैसा, एकदम सिंपल सेंट जैसा दिखाया। एक और इमेज है जहां पे भारत माता बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई, एकदम शेर के साथ, एकदम प्रॉपर, है ना, अथॉरिटी एंड पावर के साथ। चलिए, तो ऐसी कई सारी इमेजेस थी जिन्होंने लोगों को, आप देखोगे बेटा, तो बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, ठीक है। चलिए, तो काफी लंबा था दोस्तों। देखिए, इस माइंड मैप्स के थ्रू मैंने आपको ट्राई किया कि फटाफट से आपको चीजों को रिकॉल करा दिया जाए। आई गेस 1 घंटा हो चुका है, जी हाँ, तो 1 घंटा शायद 70 मिनट्स का माइंड मैप है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपको लीव करते जा रहा हूं। आपको क्वेश्चन बस मुझे ये बताना है कि बहुत सिंपल है, सवाल का सिंपल सा जवाब आपने मेरे को देना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर। ध्यान से सुन लीजिएगा सवाल। तो सवाल ये कहता है बच्चों यहाँ पे कि मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि मीनिंग ऑफ स्वराज क्या था फॉर प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम, ठीक है। चलिए, फॉर प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम, डन। वर्कर्स ऑफ आसाम, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये है अपना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आंसर मेरे को, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ बच्चों आ जाते हैं फटाफट से। अच्छा, एक चीज और है, चलिए, तो अपने डॉगेश भैया आ गए भाई, तो फाइनली आपको बाय बाय बोलने के लिए, ठीक है। तो मिलता हूं ब्रो अगले माइंड मैप के अंदर। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख ही गया, दैट इज मीनिंग ऑफ स्वराज आपको बताना है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था। तो मिलते हैं ब्रो अगले माइंड मैप्स में, मुलाकात होगी आपसे अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा वाड़ी, है ना। एंड बस जल्दी जाओ, पढ़ाई वढ़ाई कर लो भाई, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी जाइए, पढ़ाई वढ़ाई कर लीजिए एकदम बढ़िया से। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद है आपने कुछ बढ़िया सीखा होगा इस पूरे माइंड मैप से। और बस कुछ नहीं यार, जा रहा हूं फटाफट से भाई, अभी जाऊंगा तभी तो आऊंगा ना, ऐसे कैसे। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जुड़े रहो पीडब्ल्यू से। बाय बच्चों, दिस इज योर फ्रेंड योर गाइड कुणाल इस साइड, फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।